नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ चार मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत आप सभी का। सर, आज मॉनसून सत्र का, संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है और अब सवाल ये कि इस सत्र में हुआ क्या। तो पहले आज का अपडेट आप जान लीजिए। आज भी यानी आखिरी दिन भी दोनों सदनों के अंदर जबरदस्त हंगामा ही जारी है। एक महीने का मॉनसून सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भीड़ चढ़ गया। सदन की कार्रवाई 21 दिन तक चली। वर्किंग डेज थे 21 और इनमें 50 से ज्यादा बार कार्रवाई स्थगित हुई है। कैसे ये पूरा का पूरा सेशन सिर्फ हंगामे के लिए जाना गया, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले सत्र में, बजट सत्र में, संसद में 123 घंटे 9 मिनट से ज्यादा स्पीचेस हुई थी, वक्ता बोले थे। इस बार 37 घंटे मात्र सदन चला। इन 37 घंटों में 18 घंटे तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के वो 2.5 दिन थे। मतलब अगर आप वो 2.5 दिन निकाल दें तो बाकी पूरा एक महीना कुल मिलाकर 19 घंटे सांसद सदन में अपनी बात कह पाए। और इसमें भी ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोग हैं, क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा था या वॉकआउट कर रहा था। इस सत्र में राजनीति हुई एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर। लेकिन इस राजनीति में किसने क्या हासिल किया, कौन प्लस में रहा, कौन माइनस में, इसकी हम लोग आज बात करेंगे। कुछ बड़ी बातें हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पहले ही दिन के बाद इस्तीफा हो गया। नए उपराष्ट्रपति के लिए पक्ष विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के जोरदार भाषण हुए। राहुल गांधी का भाषण भी हुआ, प्रियंका गांधी ने भी अच्छा भाषण दिया। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर खूब शोर शराबा हुआ। एसआईआर मैंने आपको बताया। और इस सब के बीच, हर दिन हंगामे के बीच, मॉनसून सत्र आज अपने आखिरी पड़ाव यानी अंतिम दिन तक पहुंच गया। और आज जब आखिरी दिन आसन पर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो वो भी अपना दर्द छुपा नहीं पाए। और उन्होंने भी कहा कि मैं तो चाहता था कि पिछली बार से भी ज्यादा काम हो, विधायी काम भी हो, आप लोगों की बातें सुने भी, देश आपकी बातें सुने, लेकिन अफसोस हो नहीं पाया। सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। अब जो दो शब्द उन्होंने कहे, मर्यादा और परंपरा, कल यानी कि सेकेंड लास्ट डे जो हाउस में हुआ, जब गृहमंत्री ने वो 3 संविधान संशोधन विधेयक रखे, जिसमें 30 दिन अगर आप कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी अगर किसी कस्टडी में हो पुलिस की एजेंसी की, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। यहां मर्यादाएं भी टूटी और नई परंपराएं भी डली। कल जो लोकसभा में हुआ, उसको बीजेपी के कुछ सांसदों ने संसद के इतिहास का काला दिन बताया। ऐसा क्या हुआ कल, मैं आपको ये बड़ी डिटेल में बताऊंगा, और इसका जिम्मेदार कौन था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो अभी ओम बिरला जी बात कह रहे थे, सर, अब जो हमारे लिए तो अब इसमें कुछ नया नहीं रह गया। अब ये कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, हर सत्र में ऐसा ही होता है। आप कुछ एक चुनिंदा दिन निकाल दें जिस दिन कोई बड़ी बात होनी होती है या कोई बड़ा टॉपिक बहस का, जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष राजी हो जाएं, तो हम किसी को सुन पाते हैं, वरना वॉश आउट। अब इस बार भी यही हुआ। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई, हो गई, दोनों दोनों सदनों में अच्छी चर्चा हुई, सरकार भी तैयार हो गई और विपक्ष ने भी बातचीत की। लेकिन एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, सरकार तैयार नहीं हुई और कुल मिलाकर के सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल ये जो सदन का पूरा है, जिस पे स्पीकर साहब ने भी क्या कहते हैं, दुख व्यक्त किया है, मुझे लगता है कि बेहतर होता सदन में कामकाज हो, विरोध भी दर्ज हो, सरकार अपनी बात कहे। लेकिन क्या है कि ये पिछले कई वर्षों से, मतलब 10 साल मोदी जी के निकाल दीजिए, उसके पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल से ही अगर शुरू करें
तो डिसरप्शन का ये इस तरह के डिसरप्शन पहले भी होता था, लेकिन एक दिन 2 दिन हो जाता था, उसके बाद जो है हाउस फिर बैठ जाता था। लेकिन कंटिन्यूअस पूरा सेशन वॉश आउट हो जाए, ये परंपरा शुरू हुई यूपीए के शासन के दौरान, जब जेपीसी की मांग को लेकर के 2G पे जो है लगातार वॉश आउट हुआ पूरा का पूरा सेशन। उसके बाद फिर एक मुद्दा और आया था, मैं भूल रहा हूँ, उस पर भी काफ़ी सेशन वॉश आउट हुए। और बाद में फिर वही जब सरकार आई, मोदी जी की सरकार, बीजेपी एनडीए सरकार आई, तो विपक्ष ने भी उसी तरह का रवैया अपनाया जी। पिछले समय जब नेता अरुण जेटली जी थे, सुषमा जी थी विपक्ष की, तो वो कहा करते थे कि विपक्ष है राइट टू डिसरप्ट। अब इधर, अब तक उस वक्त जो सत्ता में थे वो कहते थे कि जनता का नुकसान हो रहा है और इससे सदन का समय जाया हो रहा है। उस समय क्या निकाल लीजिए अगर बयान, तो जो यूपीए के नेता थे, संसदीय कार्य मंत्री, वो सब आगे यही कहते थे पब्लिक के बीच में। आज ये कह रहे हैं जो विपक्ष में है कि वी हैव राइट टू डिसरप्ट, और जो मौजूदा सरकार है वो कहती है। तो मुझे लगता है कि जब भूमिकाएं बदल जाती हैं तो लोगों के एक्शन और बयान और स्टैंड भी बदल जाते हैं। सर, लेकिन एक अंतर दिखाई दे रहा है, जैसे हम कहते हैं मतभेद है, मनभेद नहीं है, तकरार हो सकती है, लेकिन रार इतनी नहीं बढ़ जाए कि आप एक दूसरे को चेहरा भी ना एक दूसरे का देखना पसंद करें। अब देखिए, खबर आपको बता रहा हूं, लोकसभा सत्र के कार्य स्थगन के बाद स्पीकर साहब ने टी पार्टी रखी, और इस टी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष का एक भी सांसद नहीं गया। लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी के अंदर ऑपोजिशन का एक व्यक्ति भी नहीं पहुंचा। राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में ही है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आज विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनका नॉमिनेशन भी होना है। वो आज शाम को बिहार जाएंगे, तो अभी वो हैं दिल्ली में, और पार्लियामेंट भी आए होंगे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की इस टी पार्टी के अंदर कोई नहीं गया। देखिए, राहुल गांधी तो जब से विपक्ष के नेता बने तब से वो बोले रहे कि भाई मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। अब सत्ता पर विपक्ष में आपसी जो मतभेद और जो मनभेद की इतनी बड़ी दरार चौड़ी हो गई है, इतने बीच उनके बीच फासला हो गया है कि अब मुझे लगता है कि कभी भी फिलहाल अगर इस साल का देखें तो अगला सत्र भी चलेगा, इसकी मुझे संभावना नजर नहीं आ रही कि अब अगर मानसून सत्र के बाद अब जब शीतकालीन सत्र लगेगा, मुझे नहीं लगता कि शीतकालीन सत्र में लगेगा। तब तक तो बिहार के चुनाव परिणाम आ चुके होंगे, उसके बाद तो बंगाल के अंदर एसआई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, तो बंगाल के टीएमसी के सांसद और विपक्ष फिर शुरू हो जाएगा एसआर के ऊपर, कि एसआर तो पूरे देश में होना है, ऐसा तो नहीं कि एसआर इस मामले में होगा। तो अब विपक्ष क्या ये तय कर चुका है कि जब तक एसआर पर सरकार फैसला नहीं लेगी या चुनाव कदम नहीं पीछेगा, हम हर सत्र में एसआर की बात करेंगे। हम हर चुनाव हारने के बाद इस बात का जिक्र करेंगे कि वोट चोरी हुए हैं, ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है और ये सरकार वोट चोरी पे बनी है। तो अब, और पहले कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई स्पीकर के व्यक्तिगत संबंध विपक्षी नेताओं से बहुत अच्छे होते थे और वो पर्सनली रिक्वेस्ट करते थे, तो कई बार माना जाता था। अब तो सरकार हो, स्पीकर हो, सबसे इनके इतने संबंध दूरा हो गए कि अब इनको तो ये भी लगता है कि स्पीकर बहुत ज्यादा पक्षपाती है। राज्यसभा में ये धनखड़ साहब के बारे में पहले कहते थे, ओम बिरला जी के बारे में लगातार इस बात का जिक्र करते हैं। तो अब आप देखिए ना, जब ओम बिरला जी सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं सत्र शुरू होने के पहले, तब जरूर विपक्ष कहता है कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक भी दिन अगर आप 19 घंटे, अगर एक महीने जो सत्र चला है 21 जुलाई से 21 अगस्त का, उसमें अगर सिर्फ 19 घंटे कार्रवाई हो रही है, तो यह कितनी शर्मनाक सांसदों का व्यवहार है। पूरा देश देख रहा है कि सांसदों को चुनकर भेजते हैं, प्रश्नकाल होता है, जनता के प्रश्न पूछे जाते हैं, सार्थक चर्चा हो, सार्थक विचार विमर्श हो, सरकार से प्रश्न पूछा जाए, सरकार जवाब दे। वो छोड़ के विपक्ष अगर लगातार एसआर को लेकर हंगामा करेगा, तो मुझे लगता है कि जनता को भी सोचना चाहिए। अगले सत्र तक तो बिहार का चुनाव चल रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका होगा, अब देखते हैं उस वक्त क्या होता है। लेकिन ये स्पीकर साहब की टी पार्टी में भी उनका ना जाना, अब जैसे हम बात कर रहे थे, ये सत्र याद किस लिए रखा जाएगा? स्पीकर की चाय पार्टी में विपक्ष को जाना चाहिए। अब ये सत्र याद किसके लिए रखा जाएगा? पहले शुरुआत में ही वो बड़ा बम फूट गया था, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद एक ये ऑपरेशन सिंदूर, नहीं तो हंगामा, और कल मैं आपको बताऊंगा अभी क्या हुआ। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की है सर, वो आपको सुनाना चाहता हूं, और इससे ये पता लग रहा है कि विपक्ष का जो माइंडसेट है इस वक्त क्या है। ऑपोजिशन की हम लोग पहले बात करेंगे। उन्होंने कल जब उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं विपक्ष के, जब वो सबसे मुलाकात कर रहे थे, देखिए, और कल सफेद की जगह काली टी शर्ट पहन के आए थे राहुल गांधी, तो उन्होंने वहां पर ये कहा कि बिहार में तूफान चल रहा है, तूफान, पूरे बिहार में आग लग गई है वोट चोरी के नाम पर। बच्चा 4 साल का बच्चा कह रहा है वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, यानी मोदी सरकार को कह रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही, वो बड़ी लोडेड लाइन है। उन्होंने कहा, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है। क्यों राहुल गांधी को लगता है कि हमारे लिए अच्छा समय है?
क्या राहुल गांधी को लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 वर्षों के अंदर अपने सबसे कमजोर कालखंड में चल रही है? नरेंद्र मोदी पर्सनली पॉलिटिकली बहुत वीक हैं इस वक्त। क्या राहुल गांधी को लगता है सत्ता में वापसी करने का इससे अच्छा मौका पिछले 3 बार के जो ये चुनाव हुए हैं उसमें ऐसा मौका उनको कभी नहीं मिलेगा? आइए सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कहा। इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे, इनकी ये थिंकिंग थी। मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैलेगी। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए देखिए बिहार में कैसी मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है। सारों के मुंह में है, सारे लोग वहां पे बच्चे मतलब 4 साल के बच्चे वोट चोर वोट चोर वोट चोर चल रहा है। क्योंकि ये जो देश है इसकी आत्मा बात बहुत जल्दी समझ जाती है। एंड ये अब आग लगनी शुरू हो गई है। हमारे लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट it is the duty of the opposition now and duty of all the senior leaders sitting here, Sharad Pawar ji, Kharge ji, Yadav ji, to provide a alternative vision, alternative idea of India than the one. तो क्यों लग रहा है राहुल गांधी को त्रिपाठी जी कि उनके लिए अच्छा समय है? मतलब प्रधानमंत्री बनने का इससे बेहतर चांस नहीं है राहुल गांधी के पास? नहीं, अगर लोकतंत्र में राहुल गांधी का विश्वास एकदम खत्म हो गया है तो निश्चित तौर पर ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि भारत में तो लोकतंत्र है और 2024 में चुनाव हुए हैं। जो गठजोड़ था प्री पोल, ये चुनाव के बाद नहीं बना है। प्री पोल जो गठजोड़ था वो सत्ता में आ चुका है। तो राहुल गांधी क्या सरकारें गिराना चाहते हैं? जिसको लेकर वो बार बार कहते हैं कि मोदी शाह तो सब सरकारें गिरा देना चाहते हैं, चुनी हुई सरकारें अलोकतांत्रिक हैं, असंवैधानिक, सारा कृत्य स्वयं कर रहे हो। और ये भाई बहन थोड़ा सा मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ देश को ले जाना चाह रहे हैं। ये कहने बिहार में 4-4 साल का बच्चा चिल्ला रहा है वोट चोर वोट चोर। बच्चे तो बच्चे होते हैं, 4 साल 6 साल 10 साल के बच्चों को और 18 साल से कम का अगर कोई बच्चा ये कह रहा है तो उसके कहने का मतलब भी है क्या? इसका मतलब है कि आप प्रोपेगेंडा बहुत कर रहे हैं। ये कैसा है? वो ठीक वैसा ही है। अमेठी में गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, और वो वीडियो तो सौरभ जी आप चला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बच्चों से उन्होंने नीम का पत्ता कड़वा है और चल करके मुंह पे हाथ रख लिया था। ऐसे ही वो भी आज हंस रहे हैं कि 4-4 साल के बच्चे चिल्ला रहे हैं। कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को? क्या राहुल गांधी सत्ता में नहीं है तो इस देश का पूरी तरह से सर्वनाश करने पर आमादा है? क्योंकि आप अगर ये कहते कि हम विपक्ष की भूमिका में हैं, हम बिहार में चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात समझ में आती है। वहां चुनाव होने जा रहा है, लोकतंत्र में यही तरीका होता है। आपकी बात अगर लोगों को समझ में आ गई तो हो जाएगा। लेकिन आप तो अभी भी दिख रहा है कि भ्रष्टाचार पर एक कानून आ रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़े हैं। आप लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं जो मजाक बनाते हैं राजनीति का। तो आप तय करिए पहले। और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ इस तरह से बोलकर कि वोट चोर, तो भैया वोट चोर ऐसी चीज नहीं है। ये तो राफेल भी नहीं है कि किसी कंपनी और सरकार के बीच में, उनके बीच में डील हुई हो, हैंगर पे आके खड़ा हो जाएगा। ये तो जनता का वोट है। ये तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमको पता है कि हमारा वोट है या नहीं है। फिर क्या होगा? सुबोध कुमार होगा, फिर क्या होगा? रंजू देवी होगा, फिर क्या होगा? मिंता देवी होगा, फिर क्या होगा? आदित्य श्रीवास्तव होगा, फिर क्या होगा? गुरकीरत सिंह डंग होगा। कुछ नाम मुझे याद हैं। जितने नाम राहुल गांधी ने बताए सब झूठ निकले। सुबोध कुमार, यानी 18 के ऊपर वाले सब जिसको आरोप लगा रहे हैं झूठ निकले और बच्चों को मुंह से वोट चोर करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। नहीं, इसके राजनीति का तरीका नहीं हो सकता। इसके बावजूद उनको लग रहा है कि जनता उनकी बात सुन रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं मेरा अच्छा समय है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए हर नेता के पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ होती है। जब ओवैसी साहब बोलते हैं ना तो उनको भी बहुत बड़ी भीड़ सुनती है। लोकसभा में अकेले तो अब ऐसा थोड़ी ना, वो यूपी बिहार भी जाते हैं बड़ी भीड़ सुनती है। तो राहुल गांधी के इतने लोग हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी और तेजस्वी भी साथ में। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि अच्छा समय, क्या तख्ता पलट करोगे? क्या ढाका बनाओगे? वो तो मांग क्या रहे हैं। डीप स्टेट करेगा? तो कह रहे हैं इस्तीफा दो। इस्तीफा देना? क्यों इस्तीफा देंगे भाई? आप इसको समझिए ना। आप या तो तय करके आए हो, जैसे यूनुस को फ्लाइट से अमेरिका से भेज दिया गया था, वैसे ही डीप स्टेट से यहां भी किसी को उतारा जाएगा। भारत है, होने नहीं पाएगा। सर वाकई राहुल गांधी का अच्छा समय शुरू हो गया। राहुल गांधी यदि अपने तरीके से सोच रहे हैं तो इसमें कोई मना क्या कर सकता है कि अच्छा समय हो गया है।
और विपक्षी एकता के लिए वो कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देंगे या सरकार गिर जाएगी, तो इसमें सोचने में क्या आपत्ति है। लेकिन आज के मैं सुबह 2 अखबार पढ़ रहा था, देश के 2 बड़े अंग्रेजी अखबार, नाम का जिक्र नहीं करता, उन्होंने राहुल जी की बिहार यात्रा पर एडिट लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा कि राहुल जी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। वहाँ पर 2 बड़े अखबार, एडिटोरियल 2 अखबार, एडिटोरियल अंग्रेजी के, और उन्होंने लिखा कि वो तीसरे नंबर पर है कांग्रेस कम से कम वहाँ पर, और जो मुस्लिम वोट है वो न केवल बिहार में बल्कि वेस्ट बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी और जगहों पर कांग्रेस के पास नहीं जा रहा, रीजनल पार्टीज के पास जा रहा है। तीसरे नंबर पर है अपने गठबंधन में बिहार में। नहीं, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी, वो ये समझ रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वहाँ पर उनका भारतीय जनता पार्टी है, तेजस्वी जी की आरजेडी है, ये नंबर 1 नंबर 2 हाँ, और ये तीसरे नंबर पर आएंगे, यदि आएंगे तो जेडीयू से ऊपर उनको लगता है, जेडीयू से ऊपर के लिए। लेकिन वो उनका पर्पज ये था कि वो ये समझना कि ये सारा फायदा कांग्रेस को होने जा रहा है, वो नहीं है। ये उसका बेसिक लाइन है, मतलब थ्रस्ट दोनों अखबारों का एक ही तरह का है, तो वो भी गंभीर बात है और चर्चा कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है ना। सोचना और इस्तीफा देने की सोचना का भी मतलब डीप स्टेट नहीं होता। कोई भी विपक्षी नेता जो है प्रधानमंत्री के लिए इस्तीफा मांगे, इसमें कोई अपराध थोड़ी हो जाता है, कभी भी मांगे, हर दिन मांगे, जब देंगे नहीं होंगे, ले सकेंगे वो करेंगे, वो इशू नहीं है। एक तो आज की बात मैं बताऊं कि आज लास्ट डे था हाउस का, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, आज तो पता था कि आज हाउस चलना है कि नहीं चलना, चलना भी हो तो भी हाउस खत्म होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी वहाँ मौजूद थे। एक परंपरा में, कन्वेंशन में, कोई रूल्स में नहीं है, तो विपक्ष के नेता को भी वहाँ होना चाहिए था जब हाउस खत्म हो रहा है। ये तय हो, पार्लियामेंट नहीं गए थे आज, मैंने चेक करा, अभी बताया गया मुझे। नहीं तो ये तो नहीं गए थे की बात नहीं है ना, जाना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जाना चाहिए। नहीं, मैंने अभी बोला था ना कि शायद रहे होंगे, हाँ, उसका बात होंगे, तो नहीं वो नहीं होंगे, लेकिन उनको जाना चाहिए वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो मान लीजिए उस समय नहीं है, तो स्पीकर की टी पार्टी एक कन्वेंशनल वो है, रेस्पेक्ट, ट्रेडिशन है, डेमोक्रेसी के लिए ट्रेडिशन भी है, तो उसमें जरूर रहना चाहिए। मान लो वो हाउस नहीं भी पहुंच पाए हों। एक्चुअली आपको पता है कि दिल्ली में ये लुटियन जोन है ना, वो उसमें सारे एमपीज के बंगले, क्वार्टर जो भी बने हुए, फ्लैट्स बने हुए हैं, उसका पर्पज ही ये है कि विद इन मिनट्स आप पार्लियामेंट पहुंच सके, 5 से 10 मिनट, बेसिक पर्पज, इसीलिए वो वहां बसाई गई है। 10 मिनट में आप वहां से वहां पहुंच जाए। कई बार होता है ना कि हाउस में बिल कुछ आ गया, कुछ हंगामा हो गया, तो 10 मिनट आपने कॉल किया, सब लोग 10 मिनट में हाजिर हो जाते हैं। लेकिन ये तो 10 मिनट का मसला ही नहीं था, इसमें होना चाहिए था, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, हाउस को लेकर जैसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी चिंता जाहिर की, वो ठीक है, 120 घंटे में से 37 घंटे चर्चा हुई, विपक्ष ने भी हंगामा खूब किया, उस सब पर बात हुई। लेकिन एक लाइन मैं आपको जोड़ देना चाहता हूं कि कल के जो बिल को लेकर चर्चा हुई, हंगामा हुआ, वो बिल की महत्ता पे मैं जा ही नहीं रहा, वो तो अलग इंपॉर्टेंस है, वो डिबेट अलग है। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट बिल को रिवाइज लिस्ट में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की रिवाइज लिस्ट में लाना मुझे हैरानी करने वाला लगता है, और ये बहुत अच्छी वो प्रैक्टिस में नहीं किया हुआ। नहीं, ये तो रिवाइज लिस्ट में आया, रेगुलर लिस्ट में भी नहीं था, जो पार्लियामेंट की हर दिन की लिस्ट आती है। ठीक है, तो रात को 11 बजे वो रिवाइज लिस्ट में इतने महत्वपूर्ण बिल को लाना नॉट ए गुड कन्वेंशन। चलिए, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों ने कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह नहीं किया है, विपक्ष ने ज्यादा नहीं, विपक्ष ने ज्यादा नहीं। ओके, अब कल जो हुआ, जिसको मैंने आपको बताया, विपक्ष के कुछ सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने काला दिन बताया। लोकसभा की कार्रवाई में कैमरे पर बहुत सारी अप्रिय चीजें नहीं दिखाई जाती, जानबूझकर नहीं दिखाई जाती। तो कल जब गृहमंत्री बोल रहे थे, कैमरा उनके ऊपर था, लेकिन उसमें भी बीच बीच में नजर आया कि कागज के टुकड़े उछाले जा रहे हैं और उनके कैमरे के सामने वो आ रहे हैं जब वो बोल रहे थे। ये देखिए, अभी आपको इतना नजर आया, लेकिन इसके पीछे और हो क्या रहा था, यह बताया वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी वहां पर थे। विपक्ष ने इस 130वें संविधान संशोधन की कॉपियां फाड़कर गृहमंत्री के ऊपर उछाली, और फिर हंगामा इतना बढ़ गया कि एक बार तो ऐसा लगा कि क्या धक्का मुक्की, मारपीट तक हो जाएगी। मार्शल बुलाने पड़ गए। अमित शाह के माइक को उनके सामने से हटाने की कोशिश हुई कि इनकी आवाज ना जाए या इनके माइक से हमारी आवाज जाए। इसमें बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, खासतौर पर कल्याण बनर्जी का नाम लिया कई लोगों ने कि वो बहुत अनरूली थे, जो बोल रहा था उसकी तरफ भाग कर जा रहे थे। जो विपक्ष से भी सांसद बोल रहे थे, जिनको स्पीकर ने मौका दिया, उनके पास भी दौड़कर जा रहे थे कि इनके माइक से मैं बोल दूं कुछ ना कुछ। और यह हंगामा चलता रहा शोर शराबे के बीच में। आनन फानन में अमित शाह जी ने संविधान संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश कर दी। सदन की कार्रवाई बाधित होती रही। हालात ऐसे बन गए
कि जब दोबारा 2 बजे उन्होंने बिल पेश किया, 5-7 मिनट के बाद स्थगित हो गया, 10 मिनट के बाद हार्डली 3 बजे दोबारा सदन बैठा और उस वक्त अमित शाह जी को अपनी रो छोड़ के चौथी रो में जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि वो रो लंबी होती है कि वहां पर ऑपोजिशन के सांसद उनके नजदीक ना पहुंच पाए, से दूर होती है। मार्शल को बुलाना पड़ गया, 5-7 मार्शल आए घेरा बना करके रोकने के लिए विपक्ष के सांसद, तब जाकर ये कल के जो बिल थे ये जेपीसी को भेजे जा सके। जिसके बाद अमित शाह जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने ये लिखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को कानून के दायरे में ला रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने इंदिरा गांधी की याद दिलाई कि उन्होंने खुद को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर को अदालती कार्रवाई से प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बना दिया था। और फिर उन्होंने कहा अब ये देश तय करे, क्या कोई दागी व्यक्ति जेल में भी हो अगर, तो भी क्या वो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना रह सकता है। लेकिन ये जो कल हुआ, मैं पहले इस पर बात करूं सर, इतनी डेस्परेशन कि नौबत हाथापाई तक पहुंचती हुई दिखाई दी। देश के गृह मंत्री अगर संसद के अंदर आप बोल रहे हैं, वो किसी बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप नारेबाजी कर सकते हो, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप फेंकना, और वो कंगना रनौत जी का तो बयान आया है कि उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पत्थर भी फेंके गए थे। अब वो अभी कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच के बाद पता पड़ेगा, लेकिन ये रिस्की है ना, कुछ गृह मंत्री को कुछ लग जाए, किसी को लग जाए, और इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाना टीएमसी के सांसदों का, कांग्रेस के सांसदों का। क्या कोई सांसद अगर कोई हमला कर देता, मारपीट कर देता, धक्का दे देता, तो कितनी अप्रिय स्थिति पार्लियामेंट के अंदर हो जाती। मार्शल को अंदर आके गृह मंत्री को सुरक्षा देना पड़ रही है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा दिन था कल का, जिस तरीके से विपक्ष ने प्रदर्शन किया। पूरे सत्र के अंदर आप लगातार होल्ला कर रहे हो, सत्र आपने पूरे 1 महीने चलने दिया। लोकसभा स्पीकर बता रहे कि सिर्फ 19 घंटे की कार्रवाई हुई, जबकि 127 घंटे का तय किया था चर्चा करने का। किसी बिल के, इतने महत्वपूर्ण बिल लोकसभा के अंदर पास हुए, किसी बिल पर आपने चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हो। आपको आपत्ति है, आप चर्चा कीजिए ना, आप बोलिए। मनीष तिवारी बोल रहे थे, गृह मंत्री बोल रहे थे, इस तरीके से वेल में आकर करना, मुझे लग रहा है यह जो परंपरा विपक्ष शुरू कर रहा है, यह बहुत एक, मुझे लगता है एक चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए। पार्लियामेंट में अगर इस तरह से आप करोगे, कल हो सकता है अगर शीतकालीन सत्र में आप धक्का मुक्की पर आ जाओ, आप मारापीटी पे आ जाओ, आप अपने साथ मिर्ची या कुछ और लेके आओ स्प्रे करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है। लोकसभा स्पीकर से देखेंगे, और विपक्ष को भी, आपको किसी बिल पे विरोध है, आप अपनी बात रखिए, स्पीकर आपको समय देता है। अभी जेपीसी में बिल चला गया है, इस तरीके से गृह मंत्री के ऊपर मुझे लगता है अपरोक्ष रूप से हमला करने की कोशिश थी कि आपने बिल पाल कर फेंका है, आपके हाथ में कुछ और आ जाता, आप कुछ और फेंक देते उत्तेजना में, तो क्या होता। मुझे लगता है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए कि विपक्ष ने जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। क्या राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगेंगे? कल भी ये बात हमने की थी कि बिल तो जेपीसी को जाना था, ये तय है। ठीक है, वीर जी ने जो बताया कि आप रिवाइज लिस्ट में क्यों लेकर के आए, पहले से इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन जेपीसी को जो चीज जा रही है, जिसमें आप लोग होंगे शामिल, विपक्ष के लोग, उसके लिए इतनी मारामारी नहीं। देखिए, ये जो है, जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं सदन में जब होती हैं तो उसका पूरा मैसेज बहुत गलत जाता है, और लगता है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, क्योंकि अपोजिशन के लोग भी लॉ मेकर्स ही माने जाते हैं, भले सरकार बिल बनाती है, उनका व्यवहार कितना अशोभनीय है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जो उनका परंपरा शुरू नहीं हुई, ये परंपरा ये गलत है, जो लगातार पहले भी देखी गई है। इसी हाउस में, याद को राज्यसभा में वो किस्सा हुआ था जब वो फोटोग्राफी हो रही थी, और उसके बाद धनखड़ जी के टाइम 40-50 सांसद सस्पेंड हुए थे। वो मुझे याद है जब महिला बिल आया था राज्यसभा में, तो शीशी खिड़कियां टूटी थी। विजय जी को याद होगा, ये तो राज्यसभा गैलरी में रहे होंगे, हम लोग भी थे, और उसमें हामिद अंसारी की सुरक्षा के लिए जो उसमें सभापति थे, बाकायदा मार्शल आ गए थे। तो ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं इस तरह की। कई घटनाओं तो हम लोग गवाह हैं, तो 2 सांसद तो बिल्कुल वेल में आए, एक दूसरे में बिल्कुल ऐसा लगा कुश्ती लड़ा जाएंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कल की घटना ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले भी जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। होता क्या है, घटनाएं होती है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, और इन पर कोई सही ढंग से पक्ष और विपक्ष के बीच में बैठ करके कोई रणनीति, कोई फैसला, कोई आचार संहिता नहीं बनती है कि भाई ये एक लक्ष्मण रेखा है जो पार नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के लोग तो मांग कर रहे हैं स्पीकर कार्रवाई करें, जिन लोगों ने कल हंगामा किया उनके ऊपर एक्शन ले। तो स्पीकर का अधिकार है, कार्रवाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है। अरे इसमें लेकिन मूल बात ये निकली, अब बीजेपी इसको करप्शन क्रूसेडर वर्सेस करप्शन सपोर्टर,
ये नैरेटिव दे रही है। अमित शाह जी ने कल लिखा कि लालू जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया गांधी के कहने के ऊपर अध्यादेश लाया गया था दागियों को बचाने के लिए, जब उनको सजा हो गई थी, उनकी सदस्यता जा रही थी, और राहुल गांधी ने उस वक्त उसका विरोध किया था, ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ी थी। आज वो राहुल गांधी लालू यादव को गले लगा रहे हैं त्रिपाठी जी। नहीं, तब लालू यादव को लगता था कि अभी सब कुछ मनमोहन सिंह के माथे पर फूटना है, हम तो बड़े घर के बच्चे हैं, अभी दिया हुआ है राजपाट किसी को चलाने के लिए, तो ठीक है सब कुछ इनके ऊपर फोड़ दो, हमारी एक छवि बनेगी। वो तो छवि निर्माण का समय था, राहुल गांधी की बहुत छवि निर्माण की कोशिश की गई, फेरिस्त गिनाने लगूंगा तो शो निकल जाएगा। लेकिन ये कितना खतरनाक है, बार बार ये कहा जाता है कि अमित शाह तो दिन रात गुंडागर्दी ही करते रहते हैं, किसी को कुछ करा दिया, किसी को दबाव बना दिया, एजेंसी भेज दिया। होम मिनिस्टर बोल रहा है और उसको तीसरी पंक्ति में या चौथी पंक्ति में जो भी पंक्ति रही हो, आज तक तो नहीं हुआ। विनोद जी ने कई चीजें लेकिन लगा के बताई, लेकिन मुझे नहीं ध्यान में है कि होम मिनिस्टर कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत कर रहा हो और उसको सांसदों के अराजकता आक्रामकता की वजह से पीछे की सीट पर जाकर बैठना पड़ा हो। नंबर एक। नंबर दो, ये देश के लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत सी चीजें सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं सुनेंगे। जो एक ये इस सत्र में मणिपुर पर कोई बात नहीं हुई, विपक्ष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको क्या पता है कि इसी सत्र में मणिपुर के लिए एक बड़ा बजट विधेयक के साथ प्रस्तुत हुआ है जिस पर विपक्ष ने चर्चा तक नहीं की। तो एक तरफ वो भ्रष्टाचार के इतने बड़े कानून पर ऐसा हंगामा कर रहे हैं कि उस पर बातें ही ना हो, और बीजेपी बनाए या ना बनाए देश के लोग पूछ रहे हैं। पहली बार पीएम सीएम वो कह रहे हैं कि इसी तरह से तो सिंगापुर कभी बना होगा, इसी तरह से तो दुनिया के देश बने होंगे कि हर कोई अकाउंटेबल होगा करप्शन करने पर। राहुल गांधी को क्यों लगता है कि उनका अच्छा समय चल रहा है, अच्छा वक्त शुरू हो गया है? ये उन्होंने कहा कल अपने एक भाषण के दौरान। संसद का अंतिम सत्र है आज और संसद हो गई वॉश आउट, केवल ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन की चर्चा, वरना वोट चोरी एसआईआर के हंगामे के भेंट पूरा सत्र चढ़ गया कल पार्लियामेंट में। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल के बीच भी एक नोकझोंक का प्रकरण हुआ। तो यह भी बात करते हैं कि खास तौर पर गृहमंत्री अमित शाह की जो भूमिका देखने को मिलती है पार्लियामेंट के अंदर, क्या उसका कोई जवाब ऑपोजिशन के पास है? चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए खड़े हुए हों, या पुराने प्रकरण याद कीजिए तो मणिपुर पर जो उनका भाषण हुआ हो, या कल जिस तरीके से अपने ऊपर हुए एक पर्सनल अटैक का उन्होंने जवाब दिया। अमित शाह तैयारी से आते हैं। अमित शाह जब जवाब देते हैं तो ठोक के जवाब देते हैं। उनको घेरने के प्रयास भी अगर होते हैं तो वो कमजोर क्यों पड़ जाते हैं, ये आपको हम दिखाएंगे और इस पर बात करेंगे। पहले देखिए कल जब ये जो 3 बिल वो लेकर आए संविधान संशोधन के गृहमंत्री, उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने उन्हीं के ऊपर सीधा सीधा एक पर्सनल आक्षेप लगाते हुए कहा कि देश के गृहमंत्री तो खुद जेल जा चुके हैं, ये नैतिकता बताएंगे? गृहमंत्री तुरंत खड़े हुए और कहा कि अब बैठो और सुनो। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो उनके ऊपर 2 जिम्मेदारी होती है, एक फैक्ट देना और दूसरा अपनी सरकार का एक नैरेटिव विमर्श स्थापित करना। ये दोनों काम अमित शाह बहुत बखूबी करते हैं। इसके अलावा जो बड़ा बिल या जो बड़ा विधायी काम अमित शाह ने खुद पायलट किया, याद कीजिए 370 जब कश्मीर से हटनी थी, हर उस काम को इतने करीने से और इतनी बारीकी के साथ उन्होंने अंजाम दिया कि ऑपोजिशन चाहकर भी कम से कम
उनके काम में कोई खोट, कोई कमी नहीं निकाल पाया। और कल ये जो प्रयास हुआ त्रिपाठी जी, एक पर्सनल अटैक के जरिए, उनको लगा कि शायद ये उनका वीक विकेट होगा, लेकिन उस पर भी जवाब देख लिया। नहीं, इस पर तो देखिए, अमित शाह के पक्ष में अगर बात करें तो अमित शाह जैसे बहुत देशज भाषा में कहें ना, कोई काम ऐसे करते हैं जैसे मक्खन निकाल लिया हो, तो पता नहीं चलता कहाँ से कट गया वो निकल जाता है। 370 वाला तो बहुत अच्छे से सबको याद होगा कि सबको लगता था कि ये तो असंभव सा काम है। बाद में पता चला कि ऐसा कोई असंभव सा काम नहीं था, सही नीयत से किया नहीं था। और उसके साथ जो जम्मू कश्मीर में जो इंतजाम किए गए थे वो भी कमाल था। लेकिन कल वाले मामले पर तो थोड़ा मुझे हंसी भी आ रही और दया भी आ रही। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल प्रियंका के सबसे विश्वस्त माने जाते हैं। अब राहुल जी को हमने अभी सुना 4 साल का बच्चा, वो नारा लगा रहा था। केसी वेणुगोपाल अमित शाह से कह रहे हैं कि जब आप गृह मंत्री थे तो आपने क्या किया, जबकि देश जानता है कि अमित शाह ने तो त्यागपत्र दिया था। और नरेंद्र मोदी का उस वक्त का बयान बहुत याद है कि अमित भाई ने मेरे घर पर त्यागपत्र भिजवा दिया है। और मैंने तो फिर पत्रकारों ने पूछा, नहीं उनका त्यागपत्र हो गया है क्या? इतनी भी तैयारी करके ये लोग नहीं आते हैं? अगर उनको सुबह भी पता चला हो, रात को छोड़ दीजिए, सुबह भी पता चला हो कि इस पर बात होनी है, तो क्या ये उनके ध्यान में नहीं था? और चलिए कभी ना पता रहा हो, ये तो राजनीति करने वाले को सोते से उठा दीजिए तो उसको पता होना चाहिए कि विपक्षी पार्टी का नेता कब कब फंसा है, कहां कहां उसकी कमजोर कड़ी। अमित शाह वाले पक्ष पर अमित शाह हमेशा बहुत तैयारी से आते हैं। अब हम लोगों ने मणिपुर सुना, 370 सुना, अलग अलग समय पर ऑपरेशन सिंदूर सुना। अब जो ये कानून आएगा, विपक्ष को तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो भाषण होगा, और मुझे तो लगता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी डिबेट कहेंगे तो बिल्कुल सत्ता पक्ष विपक्ष सब बहुत अच्छा बोले, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो लोग सबसे अच्छा माने ही जाएंगे। लेकिन अमित शाह से बेहतर भाषण पूरी डिबेट में किसी का नहीं था, क्योंकि एक तो इतने अच्छे से उसकी सीक्वेंसिंग थी, और वो अटकते हैं, गुजराती भाषी है तो हिंदी बोलने में अटकते हैं, अब तो थोड़ा ठीक होने लगे, लेकिन फिर भी अपनी बात इतने फोर्सफुली फैक्ट के साथ, और जिसको कहते हैं ना कि सीक्वेंस ऐसा बांधते हैं कि वो एकदम सामने वाले को मंत्रमुग्ध करता है। मैं फिर कह रहा हूं, तैयारी करके आइए, थोड़ा तो लगे कि हां सदन में कम से कम विपक्ष किसी तैयारी के साथ आया हुआ है। अच्छा, और ये भी साफ दिखाई देता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से पार्लियामेंट में अपने गठबंधन का नेतृत्व, उसकी जिम्मेदारी एक तरीके से गृहमंत्री के ऊपर है। लोकसभा में तो ये कह सकते हैं, चर्चाएं होती हैं तो घंटों चेयरपर्सन भी तो यही थे। हाँ, अभी का मुझे नहीं ध्यान, लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेकिन उनके बाद अगर आप कहें कि जो लीड जो हैवी लोड जो लेते हैं, बैटिंग करते हैं लंबे समय तक, वो यही करते हैं। ज्यादा समय बैठे हुए भी आपको ये पहली पंक्ति में दिखाई देते हैं। अगर आप दूसरी टीम के बेस्ट बैट्समैन के सामने अपना बॉलर उतार रहे हैं तो कम से कम वो फुल टॉस तो नहीं दे सकता ना सर? बेस्ट बैट्समैन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमित शाह के सामने उतरने के लिए थोड़ी ज़्यादा दमदार तरीके से जरूरत है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से जब बात होती है तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का पूरी कार्रवाई प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब वो ही देखते हैं सब कुछ, बिल पास करवाना है, नहीं करवाना है, और क्या काम है, वो सारी जिम्मेदारी अमित शाह जी देखते हैं। और अभी कल परसों ही मुझे किसी ने बताया कि वो उनके जो आउटगोइंग कॉल्स हैं अमित शाह जी के, वो वाइस प्रेसिडेंट के इनकमिंग वोट्स हैं। अच्छा, ठीक है, जितने फोन गए उतने हाँ, राजनाथ जी अलग कर रहे हैं काम, पार्टी लेवल पर जो सहयोग करना है उस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी बात हुई 370 की, 370 वाला तो खैर उनका बिल था, और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी देखिए कि कुछ होता उससे पहले उन्होंने 40 MP पार्लियामेंट के प्लान तरीके से बाहर रखे हुए थे अपोजिशन। एक वो वाला याद करिए, जो कौन थे कांग्रेस के ना नेता, क्या थे वो भूल रहा हूं मैं, और कि वो जो विप या क्या थे वो इधर आ गए थे, वो इधर आ गए। दूसरा, मैं वहां गया था 5 अगस्त को ये हुआ, मैंने 8 अगस्त को कश्मीर में था, ये बिल 370 होने के बाद, तो वहां की व्यवस्था भी वो थी। लेकिन आप सोचिए, जो वक्फ बिल है, वक्फ बिल रखा उन्होंने, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ने, लेकिन उसको पूरी की पूरी जो काम था वो अमित शाह ने देखा, उसका जवाब भी अमित शाह ने दिया। और ऑपरेशन सिंदूर या तो रक्षा मंत्री जी का काम होता है या प्रधानमंत्री जी का काम होता है, लेकिन राज्यसभा में किसको जिम्मेदारी दी गई? अमित शाह जी को, जबकि अमित शाह राज्यसभा के नेता भी नहीं है। और वहां उन्होंने कहा भी कि जब मांग होने लगी मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि मोदी जी भारी पड़ेंगे, मुझसे निपट लो। हालांकि उनसे निपटना और भारी काम है अमित शाह से। वक्फ बिल को लेकर भी जिस तरह से काम हुआ, वो सारा का सारा वो देखते हैं। और जब भी आप देखते होंगे कि कोई बात होती है तो वो तथ्यों के साथ तो बात करते ही हैं। और हर्ष जी ने ठीक कहा कि यदि आप अपोजिशन के, और ये तो ऐसा इशू नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा अपने अपोजिशन की पूरी डायरी खंगाल कर रखनी चाहिए।
किसी भी दिन काम में आ जाती है। कोई उसका ये नहीं है कि ये प्लान करना था, आपने बताया नहीं मुझे, सुबह बिल आए थे तो इसलिए वो नहीं है। और अमित शाह पूरी तरह से इन कमांड। डोमेन में देखिए, अमित शाह ने इस्तीफा दिया था, अमित शाह कमांड अरेस्ट हुए, उसके बाद वो बहाली, और उन्होंने सही कहा कि पार्टी के अध्यक्ष वो रहे, महासचिव रहे, लेकिन होम मिनिस्टर तो बने जब कोर्ट से बरी हो गए पूरी तरह से। सर इसमें डिबेट ही उन्होंने, इसलिए ये बात तो वेणुगोपाल को क्या, ये तो इनिशिएटिंग डिबेट थी, ये सबको मालूम होनी चाहिए। एक हाँ सर, इनिशिएटिंग डिबेट थी ना ये तो, केवल कोई इसमें बहस तो होनी नहीं थी। ये भी पता था कि जेपी से जो अपोजिशन 12 बिल सरकार ने पास करवा लिए उस पर तो हंगामा नहीं किया, और जो बिल जेपीसी पर जाना है उसमें हंगामा। मणिपुर था, इनकम टैक्स था। चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अमित शाह जी आज देश के गृह मंत्री है, लोकसभा के दूसरी बार सांसद है। अमित शाह तो लोकसभा और राज्यसभा में तब से हस्तक्षेप कर रहे हैं 2014 में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। वो तो तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद वो राज्यसभा में गए 2017 में। तो संसदीय अगर देखे समय तो 8 साल से ज्यादा का नहीं रहा है अमित शाह जी का। लेकिन अनंत कुमार जब 2014 में थे, अनंत कुमार कभी कोई चर्चा होती थी लोकसभा को लेके तो अमित शाह से सलाह मशवरा करने जाते थे। 2014 से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कौन से बिल पास आना है, फ्लोर मैनेजमेंट क्या है। लोकसभा में आपको पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में तो बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी का 2014 में। फ्लोर मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है, विपक्ष के नेताओं से कैसे बात करना है, कैसे किसी बिल के लिए समर्थन जुटाना है, यह सब अमित शाह ही करते थे। सिर्फ उसके जो फ्लोर लीडर्स है उसको इंप्लीमेंट करते थे, उसके पीछे पूरे अमित शाह की भूमिका होती थी। तो तब से अमित शाह 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लोर मैनेजमेंट है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, वो बहुत बखूबी निभा रहे। चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, या किसी बिल पर विपक्ष में सेंध लगाना हो, या ऐसे लोगों का समर्थन लेना है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना एनडीए का, तो अमित शाह लगातार इस मामले में एक्सपर्ट रहे। और सिर्फ यहां पर ही नहीं है, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह विधायक थे, तब भी वो फ्लोर मैनेजमेंट का काम अमित शाह ही देखते थे गुजरात में। ठीक है, आइए अब जरा राहुल गांधी की बिहार की वोट अधिकार यात्रा की बात कर लें और बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है वो भी। 2 दिन का ब्रेक लेने के बाद आज शाम को राहुल गांधी बिहार फिर पहुंच जाएंगे और तेजस्वी यादव को इस यात्रा में वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी का प्रयास क्या है, उनका दिमाग में चल क्या रहा है बिहार में अपनी पार्टी को लेकर के। क्या राहुल गांधी जो हैं वो अपनी पार्टी को बिहार में जहां वो पहुंच चुकी है वहां से वो खड़ा कर पाएंगे? राहुल गांधी की पार्टी का बिहार के अंदर क्या स्टेटस है इस वक्त, वो आप जानेंगे तो कुछ डेटा आपको जो है वो बेहतर बता पाएगा। 1967 में सत्ता चली गई बिहार से कांग्रेस पार्टी की, पहली बार 67 के अंदर ही कांग्रेस पार्टी की राज्यों में हार होनी शुरू हुई थी। अब उसके बाद सर बेहतर बताएंगे कांग्रेस पार्टी कहां से कहां पहुंची है। आज एक डेटा सर मैं ये देख रहा था, 67% कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिहार की ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी का विधायक 2 दशकों से नहीं है, 20 साल से विधायक ही नहीं है, ऑलमोस्ट 70% बिहार के अंदर। तो इससे बड़ी खराब स्थिति और क्या हो सकती है। 1990 में 51 सीटें 1990 के चुनाव में जीती कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद 95 आते होते ये 15 पर आ गए, और साल 2000 की बात करेंगे तो 12 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी की रह गई थी। पिछले इलेक्शन में 19 सीटें थी। देखिए 90 के बाद से, 90 का चुनाव छोड़ के जी, उसके बाद कांग्रेस का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो था वो 2015 में था, जब 42 सीटें लड़ी और 27 से 26 सीटें जीती थी 2015 में। वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। उतनी कम सीटें लड़ने के बाद स्ट्राइक रेट भी उसका सबसे अच्छा था। उसके बाद 2020 में वो 72 सीटें लड़ी और 16 सीटें जीत पाई, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 7 सीटें लड़ी और 4 सीटें जीती लोकसभा में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं फिर स्ट्राइक रेट उसका बेहतर हुआ आरजेडी की तुलना में। स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप 6-7 सीटें लड़ते हो और 4 सीटें जीतते हो अगर आप, और पप्पू यादव को मान लो तो और उनका वो हो जाएगा। लेकिन चलिए उनको छोड़ देते हैं। कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत कमज़ोर है, हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ है कांग्रेस की बिहार में, कि कांग्रेस वहाँ एक ऐसा ग्लू है जो आरजेडी को, महागठबंधन को मदद करता है, क्योंकि हर बिहार के हर गांव में अभी भी कांग्रेस का कुछ न कुछ वोट है। 1% हो, आधा % हो, 2% हो गांव में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वो कांग्रेस की एक ताकत है जिसको राहुल गांधी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बढ़ करके एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स में बदले, जिससे फिर कांग्रेस का रिवाइवल का शुरुआत हो बिहार में। इन पूरी जो राहुल गांधी की कवायद है, ये यात्रा तो अब निकल रही है, इसके पहले वो लोकसभा चुनाव से ही बिहार को फोकस कर रहे हैं लगातार।
और बराबर संविधान बचाओ अपनी सम्मेलनों के जरिए जो है वो बिहार में इनरोड कर रहे हैं। अब यात्रा ने उनको फिर मौका दिया है। कन्हैया कुमार पप्पू यादव को इसीलिए उतारा मैदान में। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे, दोनों नहीं दिख रहे। ये भी दिलचस्प है। तो वो इसलिए कि आरजेडी के साथ एक अरेंजमेंट है। बेइज्जत करवाना चाह रहे हैं, कितनी बार उतारेंगे? पुनः बेइज्जत करवाना चाह रहे हैं। अब वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब होंगे अगर तो उस भूमिका में नहीं होंगे, फ्रंट भूमिका। जहां जब ये यात्रा उस इलाके में जाएगी, यहाँ से पप्पू यादव सांसद है, तो जाहिर है वहां रहेंगे। यहाँ गठबंधन के सीनियर टॉप लीडर्स दिख रहे हैं। हाँ, गठबंधन टॉप लीडर राहुल गांधी है, तेजस्वी है, मुकेश सहनी है, दीपांकर भट्टाचार्य हैं जो लेफ्ट के, वो हैं। और वही रखा ही गया है कि भाई सामने वही रहेंगे। बाकी हो सकता है पप्पू यादव भी गाड़ी लगा के चल रहे हो जुलूस में साथ में, या कन्हैया कुमार भी चल रहे हो, लेकिन फोकस में नहीं है वो लोग निश्चित रूप से। तो राहुल गांधी गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही कांग्रेस को ताकतवर भी बनाना चाहते हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कई बार डॉक्टर देखता है ना सर, जब पेशेंट सिंक हो रहा है तो वो देखता है कि अरे वहां पल्स मिली, बहुत वीक पल्स है। तो पल्स है अभी कांग्रेस में, पल्स है, रिवाइव हो सकती है। क्योंकि हमने जितना मैं बिहार गया हूं और मैंने पिछले 2015-2020 के चुनाव में और तो वहां हर जगह कांग्रेस के वोटर मिले हैं आपको। ठीक। तेजस्वी यादव की बात बताता हूं आपको। तेजस्वी यादव ने भी अपना चुनावी कैंपेन जो है पूरी तरीके से राहुल गांधी की लाइन लेंथ पर सेट कर लिया है। वोट अधिकार यात्रा को तेजस्वी ऐतिहासिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है हो रहा है। भाजपा के लोग, चुनाव आयोग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब मौजूदा सरकार को देगी। जवाब दिया बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को। उन्होंने कहा कि नकली गांधी, सुनिएगा, नकली गांधी नकली संविधान लेकर घूम रहा है, माफी मांगनी पड़ेगी वरना जेल जाएंगे। और तेजस्वी यादव को लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा कि ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। नकली गांधी नकली संविधान लेकर के और नकली वोट का हिसाब लेकर के इनको तो माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। एक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में माइक बेचारी तो पसीना छूट। अब बिहार के धृतराष्ट्र लालू यादव गए थे शेरशाह की मकबरा के पास अपने युवराज मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र जी, आपके बेटे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। त्रिपाठी जी कुछ बोलना है आपको गिरिराज जी की भविष्यवाणी के ऊपर? अच्छा, नकली गांधी और क्या नकली संविधान, नकली वोट का हिसाब। और माई मतलब सोनिया गांधी नहीं बना पाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, और धृतराष्ट्र लालू यादव भी नहीं बना पाएंगे अपने बेटे को मुख्यमंत्री। पसीने छूट गए। देखिए, बहुत समझदारी से देखने पर गिरिराज जी की बहुत सी बातों पर हम लोग लगे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं ना, वो ये बात सुनकर लहालोट हो गई होगी। मतलब बिहार में जब ये चलेगा तो कहेंगे अरे हाँ, नकली गांधी, संविधान देखो वाला है ही नहीं। तो वो भी खबर आ जाती है जो महाराष्ट्र में बटा था, नागपुर में, के अंदर पन्ना खाली था। फिर कहेंगे नकली वोट, तो कहेंगे ये देखो सामने आ रहा है। तो बिहार का जो आदमी है उसको बड़ा शानदार लगेगा। और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि माई तो परेशान हो गई, पसीना छूट गया, वो बेटवा को बनवा नहीं पाई, वो तो मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना, अब ये एक डिफरेंस है। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करते हुए, और मुझे समझ में नहीं आता जो तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में एकदम बिहार से कनेक्ट कर रहे थे, इस बार वो पता नहीं क्यों दिल्ली चले आए। थोड़ा ये भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं उनके सलाहकार ये समझा पा रहा है कि नहीं। अगर आप दिल्ली आकर राहुल गांधी के बराबर की बात करने लगेंगे तो बिहार के लोगों को कम सुनाई देने लगेगा, तब गिरिराज जी जैसे या जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता होंगे उनकी बात ज्यादा मजबूत सुनाई देगी। अच्छा, अभी आप एक वो सुबोध कुमार सर इस पर बोलिएगा। मैं वो वाला भी आपने क्योंकि कहा कि किन किन लोगों के जो राहुल गांधी ने नाम लिए वो आ गए कि नहीं, हमारे बारे में गलत बोला उन्होंने। अभी रंजू देवी आई थी, हमने कल वीडियो आपको उनका दिखाया, जिन्होंने पहले कहा वोट कट गया, फिर बाद में कहा मुझे तो ये लोग ले गए थे, मेरा वोट तो है। अब राहुल गांधी को लग रहा है कि बिहार के अंदर आग लग गई है वोट चोरी के आरोप पर, लेकिन वोट चोरी को लेकर जो दावे वो कर रहे हैं उसमें बार बार वो एक्सपोज हो रहे हैं।
बिहार के नवादा का एक मामला आया। नवादा में राहुल गांधी एक दिन पहले जब वोट अधिकार यात्रा में पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बुला लिया जिसने कैमरे के सामने ये दावा किया कि उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इस व्यक्ति का नाम है सुबोध कुमार, जो नवादा का रहने वाला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक करके बताया कि सुबोध कुमार झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबोध कुमार वोटर लिस्ट में कभी थे ही नहीं, पिछले चुनाव में भी इनका नाम नहीं था, इसलिए इनका नाम कट गया। यह दावा ही पूरी तरीके से झूठा है। बताया तो यह भी गया कि ऐसे भी तथ्य सामने आए कि बीएलओ के पास ये थे और वो इनसे फॉर्म भरने को कहता रहा कि फॉर्म भर दो, आप अपना डिटेल दे दो, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा तो आपका नाम आ जाएगा। इन्होंने अपना फॉर्म भी नहीं भरा, फॉर्म भरेंगे नहीं और फिर दावा करेंगे कि हमारा वोट कट गया। तो सुनिए पहले दावा इन्होंने क्या किया था। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटर लिस्ट में कभी थे ही नहीं है, फॉर्म भी नहीं भरा इन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि मैंने लोकसभा में वोट दिया था और ये भी बता रहे हैं कि आरजेडी का बीएलए निकला है। वो तो कह रहे हैं ना खुद भी कि पोलिंग एजेंट में रहा हूं और वोट दिया है। अब लोक चुनाव आयोग को देखना चाहिए किसके नाम पर वोट दिया है लोकसभा में। एक चीज मैं चर्चा कर रहा था जो पहले छूट गई हमसे, कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस में 2 साल आपने जिक्र किया, 1967 और 1990, है ना। दोनों साल बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के नज़रिए से। 1967 में पहली बार कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टियां आई वो मोटे तौर पर समाजवादी पार्टियां थी, जो जाति की एक नई संरचना को राजनीति में तैयार कर रही थी। और 1990 में मंडल कमीशन आया जो जाति को पूरी तरह से राजनीति को बदल दिया और कांग्रेस उसको नहीं समझ पाई। 2024 में आके राहुल गांधी उस सड़क पर आना चाहते हैं। ये पूरी कांग्रेस कमजोर इसलिए हुई क्योंकि वो उस नब्ज को या उस समस्या को समझ ही नहीं पाई। जो ट्रेन 35 साल पहले छोड़ दिया, वो चढ़ना चाह रहे हैं, उस पर चढ़ना चाह रहे हैं वो। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि वहां से ये पूरा गैप क्यों रहा, क्योंकि वो ट्रेन छूट गई तब वो ट्रेन बीच में नहीं पकड़ पे आ सकता है। इस बात का मैं चर्चा। अब मैं आपको बताता हूं बिहार में प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर सियासत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा, ऐसी चर्चाएं चलती तो बहुत है लेकिन कोई खुल के नहीं करता। प्रशांत किशोर ने वो बात कह दी। प्रशांत किशोर बिहार में उलेमाओं के, मुस्लिम उलेमाओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वो कहना ये चाहते थे कि भाई तुम डरते किससे हो, डर के क्यों वोट देते हो। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये तुमको पहले किसी का डर दिखाते थे, आगे भी दिखाते रहेंगे, तो अपनी लाइन आप अपनी सोच बदलिए। उन्होंने कहा आडवाणी जी थे तो तुमको लगता था आडवाणी जी हमारे लिए बहुत खराब है, तो मोदी जी आ गए तो तुमको आडवाणी जी अच्छे लगने लग गए। आगे इन्होंने बात कही, अब मुझसे लिख के ले लो, 10 साल के बाद योगी आएंगे और तब तुम कहोगे कि भाई मोदी जी तो बहुत बढ़िया थे, योगी जी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। सुनिए। आज यहां पर कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 बरस के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। संघ वाले क्या कर रहे हैं? संघ वाले धीरे धीरे सेंटर की लकीर को राइट की ओर ले जा रहे हैं। आपके लिए नहीं, हिंदुओं के समाज के लिए। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले लोग वाजपेयी को भी मानने को तैयार नहीं थे, हिंदू नहीं मानने को तैयार था। फिर लोगों ने वाजपेयी को माना। जब लोगों ने वाजपेयी को मान लिया तो फिर संघ ने आडवाणी को सामने किया।
फिर लोगों के बीच में आडवाणी की स्वीकार्यता हो गई, तो उससे ज्यादा अब मोदी को लाया है। और जब मोदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे हो रही है, हिंदू समाज में बात कर रहा हूं, तो अब वो इससे आगे योगी को लेकर आएगा। सर, ये बीजेपी संघ की स्ट्रेटेजी बता रहे थे या योगी जी का भविष्य बता रहे थे विनोद जी? नहीं, ये जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। ये बात, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि एक समय में अटल जी को संघ ने एक उदारवादी चेहरे के रूप में आगे किया, और अटल जी के बाद जितनी अटल जी की उपयोगिता थी उसके बाद अडवाणी जी आगे किए गए। अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले, और रथ यात्रा के बाद अडवाणी जी ने पूरा बीजेपी को 2 सीटों से लेकर के और 186-84 सीटों तक 90 के चुनाव में पहुंचाया, 89 के चुनाव में 88 सीटों तक। उसके बाद फिर अटल जी। तो ये एक क्रम है। मोदी जी आए गवर्नेंस का मॉडल लेकर के, डेवलपमेंट का मॉडल लेकर, और साथ में मैं कहता था 2014 का चुनाव क्या था, वो हिंदुत्व की सीमेंट, जातीय समीकरणों की ईंटें, गवर्नेंस का पेंट और डेवलपमेंट, गवर्नेंस का पलस्तर और डेवलपमेंट का पेंट। अच्छा, ये थी 2014 की बीजेपी सरकार। क्योंकि मोदी जी ने इस पूरा पैकेज दिया था। उसमें हिंदुत्व भी था, टोपी नहीं पहनी, उसमें जो है गवर्नेंस भी था, गुजरात मॉडल था, डेवलपमेंट का, और सोशल इक्वेशंस भी दी कि रामविलास पासवान भी ले लो, उपेंद्र कुशवाहा को भी ले लो, इनको भी ले लो, जो 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 जातियों के प्रभावी नेता थे उनको भी ले ली। तो चारों का पूरा पैकेज था। अब जब एक सीमा तक स्वीकार्यता हो गई, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी देश के में लगभग हर क्षेत्र में स्वीकार्य है, तो अब एक ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में योगी जी आ गए, जो साक्षात हिंदुत्व है, भगवा पहनते हैं। तो अब आगे योगी जी आएंगे नहीं आएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग देख रहे हैं उनको। खासकर जो हिंदुत्ववादी वोटर है वो योगी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। इसीलिए आज मोदी जी के बाद अगर बीजेपी में किसकी सबसे ज्यादा डिमांड है चुनाव में, तो योगी जी की है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, सब जगह है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो वही बात दोहरा रहे हैं। अब चूंकि वो राजनीति में भी है, राजनीति के स्ट्रेटजिस्ट भी है, तो ज्यादा आर्टिकुलेट ढंग से उस बात को आगे क्या होगा आप कह रहे हैं ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कह सकता। ये हिंदुत्व की डिग्री बढ़ रही है, हिंदुत्व की डिग्री बढ़ रही है, निश्चित रूप से बढ़ रही है। अब योगी जी के बाद कौन आएगा, वो भी अब टी राजा सिंह लोग आएंगे। यानी इन्होंने मुझसे कहा योगी जी कब अच्छे लगेंगे, मतलब योगी जी कब अच्छे लगेंगे, उसके बाद कौन सा व्यक्ति होगा, वो कितनी डिग्री पर होगा हिंदुत्व की। अच्छा, इन्होंने तो टाइमलाइन भी बताई कि लिख लो 10 साल में योगी जो है आ जाएंगे, तुमको मोदी बढ़िया लगने लगेंगे। त्रिपाठी जी, नहीं, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो प्रशांत किशोर ठीक ही बात कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत चौंकाने वाली हो या ना समझ में आने वाली हो। ये तो बहुत साफ साफ है ना, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरी बार उसके मुख्यमंत्री बने, जो उनकी अपनी कोर है उसमें वो कहीं जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करते, जबरदस्त तरीके से दिखते हैं, पूरे देश में उनकी डिमांड है, अपील है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर चित्रित कर रहे हैं, हमें उस हिस्से पर भी बात करना चाहिए। प्रशांत किशोर उस खतरनाक डिजाइन की तरफ जा रहे हैं जो देश के लिए तो अच्छा नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को आप कह रहे हैं कि संघ ने तय किया कि आज अच्छा ऐसे दिखो, कल ऐसे दिखो, परसों ऐसे दिखो। क्या घटिया टाइप की बात कर रहे हैं आप। पॉलिटिकली कहेंगे तो बड़ा अच्छा है, बड़ा दिखता हुआ दिखता है कि भाई ठीक है इस तरह से, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि ये लोग बड़े नेता हैं। योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद हैं, सामान्य नेता हैं। नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति करते हुए प्रचारक जीवन के बाद अगर कहें संगठन और मुख्यमंत्री के तौर पर जिस जगह से वो आए, जिस तरह की राजनीति करके आए, वो सामान्य बात है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मुसलमानों को अलग तरीके से डराना है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, उनका तरीका अलग रहा होगा, अब आप नए तरीके से डरा रहे हो। तो मुझे लगता है कि एक पहलू पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन दूसरा जो है वो खतरनाक है। डरा कह रहे हैं, वो तो उल्टी बात कह रहे हैं कि डर क्यों रहे हो। नहीं, आज ये नेता है, कल को ये होंगे, तो कल तुमको इनके नाम से कोई डराएगा। वो दरअसल डरा ही रहे हैं, इसको समझिए। वो डरा रहे हैं कि आप इसको ब्रेक कहां कर सकते हैं। वो इस बात को कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आपको ये क्रम है, ये चलता हुआ क्रम है, आप रोकेंगे क्या। आप रोकना चाहते हैं तो इधर आइए, वो उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, देश की सबसे बड़ी पार्टी को आप सिर्फ यूं कहें कि नहीं नहीं वो तो किसी को डरा के आई है। कांग्रेस के लिए कभी क्यों नहीं कहा गया कि वो तो डरा के आए, क्यों नहीं कहा गया भाई। ये भी तो मुसलमानों को तो वो ज्यादा डराते हैं। मुझे लगता है कि इस पहलू पर भी बात होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी इस देश के बड़े नेता हैं और ये स्थापित करके पहुंचे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने उनको कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि सेकुलर पार्टियां, कांग्रेस इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो मुसलमानों को डराती हैं कि बीजेपी से तुम्हें खतरा है, और बीजेपी हिंदुओं को डराती है कि ये आ जाएंगे तो जो भी योगी समर्थक बड़े खुश हो गए प्रशांत किशोर की इस बात से। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक तो ये हुआ कि प्रशांत जी ने बताया कि 10 साल अभी और रहना है मोदी जी को। ये सर्टिफाई उन्होंने किया। अभी 29 आ जाएगा, मतलब वो कह रहे हैं 29 भी और अगला भी मोदी जी के नाम, मोदी जी की तरफ से वो बोल रहे हैं कि
10 साल वो रहने वाले। वैसे मैंने पहला ऐसे ब्रांड मार्केटिंग वाला आदमी देखा जो अपनी ब्रांड के खिलाफ बोलता हो। अभी तक तो वो मोदी जी को ब्रांड उन्होंने ही बनाया था, ऐसा बता रहे थे। ठीक है। दूसरी बात समझिए कि किसी भी सिस्टम में जनरेशनल चेंज, लीडरशिप चेंज, सिस्टम चेंज होता है ना। वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी के बाद अडवाणी जी को आना ही था, आ गए। अडवाणी जी जब तक रहे उसके बाद कोई इसको यूँ भी समझिए कि मान लीजिए आप बहुत, सौरभ जी हैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन 12th में आपको मेरिट में नंबर 1 आ गए तो कॉलेज में जाना पड़ेगा ना, या वहीं रहेंगे? ठीक बात है। तो वही उनका है कि अब वहाँ से आ गए तो उसके बाद आगे आएंगे। जनरेशनल चेंज हो रहा है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आपके हर्ष जी कह रहे हैं वो डरा ही रहे हैं एक्चुअली, और वो कह रहे हैं कि डराने के लिए उनके पास हरदम एक नया चेहरा है, नए पैकेज के साथ, नए ब्रांड फेस के साथ, तो आपको उसको रोकना है। असली लड़ाई वो मुसलमानों को लेकर कर रहे हैं। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो गलत जमीन पर बीज डाल रहे हैं। पांडे जी के लिए ये जमीन बंजर है जहाँ पर वो बीज डाल रहे हैं। अभी हल चलाना थोड़ा सा टफ काम है यहाँ पर, तो उनको कुछ और कोशिश करनी चाहिए। यही तो फर्टिलाइजर डाला ना फिर उन्होंने। नहीं, ये फर्टिलाइजर ऐसा नहीं होता ना, फर्टिलाइजर से भी नहीं चलता है। बंजर जमीन में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, बंजर जमीन में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। अभी वहां पर तो खेती के लिए बहुत सारे लोग हैं जिस जमीन पर वो अपना कब्जा जमाने की सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में आएंगे, लगभग तय हो गया था, क्योंकि जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे पार्टी के तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक मुख्यमंत्री को लिया था, खाली नरेंद्र मोदी थे, कोई और मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं था, ना शिवराज सिंह चौहान थे, ना कोई थे। प्रधानमंत्री मोदी जब बने 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी के जगह फिर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया गया, और ये कहा गया था कि भाई शिवराज सिंह अब मुख्यमंत्री में सबसे सीनियर है, सबसे बड़े हैं। लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान भी पार्लियामेंट्री से बाहर हो गए। आज बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिन भी लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्सेसर के रूप में नाम लिया जाता है, कोई भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। न योगी आदित्यनाथ है, न देवेंद्र फडणवीस है, न शिवराज सिंह चौहान है, एक भी मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में बीजेपी का नहीं है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे संकेत दिया हुआ है कि मेरे बाद कौन है, ये अभी कोई किसी को तैयार नहीं किया गया और कोई लाइन खींची नहीं गई है। कि आने वाले समय में तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा। थोड़ा सा ये मतलब बताइए, अंदर की बात बताइए, ये चर्चाएं नहीं हो रही भाजपा संघ में? नहीं भाई, संघ तो 2029 की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। संघ करेंगे 2029 में, कब तक रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी? ये कह रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ कि 2029 में संघ तैयारी करेगा। ये जो कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री 75 साल के होने पर इस्तीफा देंगे, यह सरासर भ्रम और अफवाह है। प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन यह बात भी सही है कि 2029 के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, या भारतीय जनता पार्टी किस आकार में रहेगी, या कौन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन के उभरा आएगा, संघ उस पर काम कर रहा है। मोदी जी प्रोजेक्ट सर बिहार, ये व्याख्यान माला का हेडलाइन बता रहे हैं क्या? अरे बिहार में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हो रही है वो बताता हूं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में अब अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 28 अगस्त को बिहार जाएंगे और बिहार के सीतामढ़ी में वो राहुल और तेजस्वी की इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने बिहार के अपने सियासी प्लान का ऐलान कर दिया। वैसे अखिलेश यादव ने भी बीते दिनों चुनाव आयोग को लेकर के बहुत सी बातें कही थी, वो बात तो एक भी करते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि ये कल ही ये खबर आई कि वो भी अब बिहार में इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। मतलब आजकल क्या बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं, छनने लगी है क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में, त्रिपाठी जी? नहीं, छन तो रही है, लेकिन अब अखिलेश जी थोड़ा सा रेड जोन में कदम रख रहे हैं। ये बचना चाहिए था। पहले ही तेजस्वी जी बहुत दबाव में चल रहे हैं, इसीलिए कभी ड्राइविंग सीट तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कल तो ट्यूशन वाला भी आ गया कि वो वोट चोर करा रहे थे, तो तेजस्वी जी ने कहा कि अरे रोजगार बोलिए, रोजगार। लाल उनको राहुल जी को बताया। लेकिन अब ये उस रेड जोन में जाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे जीवन में कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लालू जी लाठी लेके खड़े रहे बिहार में। अब लाठी का मतलब गलत मत समझिएगा, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी बचा रहे थे। और मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं कि ये रामकृपाल और मीसा जब लड़ रहे थे, जोड़ दूं यही बात। हाँ, आपने कहा तेजस्वी, या आपने लाठी शब्द इस्तेमाल किया तो मुझे याद आया, अभी एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी लैपटॉप और लाठी वाली पार्टी है। हाँ बिल्कुल। तो उनसे पूछा, मतलब लाठी मतलब गुंडागर्दी वाली पार्टी है? तो उनका जवाब ये था कि पुलिस लाठी लेके चलती है तो क्या गुंडागर्दी करती है? पार्टी की तुलना पुलिस से करी। थोड़ा सा बचना चाहिए इससे। रिवॉल्वर पुलिस लेके चलती है और रिवॉल्वर दूसरा बदमाश लेके चलता है, तो वो छोड़ देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लाइसेंसी रिवॉल्वर की बात अलग है, तो लाठी से। लेकिन मूल बात क्या है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ नैतिक समर्थन भर देने जा रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जाइए SIR पर। लेकिन क्या अखिलेश यादव के मन में महत्वाकांक्षा जाग रही है? क्या वो मुलायम सिंह यादव का जो सपना था कि बिहार में इतने यादव है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बहुत कोशिश की उन्होंने,
लेकिन कभी सफल नहीं हुए। हालांकि लालू जी भी कभी यहां सफल नहीं हुए, तो क्या उस तरफ भी कोई मन में इच्छा? और देखिए, नेता बड़ा मतलब लोभी प्राणी होता है, बड़ा बेचारा संकट में भी रहता है हर वक्त कि कुछ नया, तो क्या उस तरफ जा रहे हैं? लोभ होता मतलब आप कह रहे हैं कि वो क्या वहां वो भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, 5-10 सीट मांगेंगे, अभी देखते रहिएगा। अरे जब हरियाणा में मांग लिया, भाई दिया नहीं था, बात अलग है। अंतर है ना, यहाँ साझा मतलब आप साझा प्रचार में उतरे हुए हैं। नहीं, इसको समझिए ना, वहां पार्टी नहीं है ना ये। जब तक तेजस्वी, राहुल और दीपांकर जी हैं, तब तक वो पार्टी है। कोई और जा रहा है तो या तो कहे कि नहीं हम, और ये तो वहां लड़ते रहे हैं ना, ये यहां जाएंगे तो उसके बाद मांगेंगे, हर बार लड़े। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सही कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हैं बिहार के, वहाँ अपने उम्मीदवार खड़े करती रही है। और मुलायम सिंह जी प्रयास करते रहे कि छपरा में, गोपालगंज में, ये जो एरिया जो बक्सर वाला इलाका है या सासाराम का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन सफलता नहीं मिली कभी भी। अखिलेश जी लेकिन वो खड़ा करते थे लालू यादव से अलग, कभी गठबंधन में नहीं खड़ा किया उन्होंने, कभी भी आरजेडी के साथ समाजवादी पार्टी ने बिहार में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा। अखिलेश जी इस बार चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के रूप में कुछ सीटें उनको मिल जाएं। अच्छा। जो नजदीकी सीटें हैं, 2-4-5 सीटें, तो वो गठबंधन के रूप में लड़े, तो थोड़ा उनका वहां भी खाता खुले। सिर्फ दोस्ती निभाने नहीं जा रहे हैं ये, मतलब जाहिर है कोई नेता जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। एक लाठी में मैं छोटा सा किस्सा, बहुत जल्दी 2015 के चुनाव में मैं एक गाँव में गया था बिहार के, उत्तर गंगाजल नाम है, तो वो यादव गाँव था। तो नीतीश और लालू जी जब मिलकर लड़ रहे थे, तो मैंने लोगों से पूछा, हमने कहा नीतीश जी तो लालू जी के खिलाफ थे, आप लोगों के साथ क्यों हो? तो बड़ा अच्छा, उसने कहा देखिए ये सड़क दिखाई पड़ रही है, ये नीतीश जी दिए हैं हमको। और हमने कहा लालू जी क्या दिए? वो लालू जी लठ दिए। तो सड़क और लठ ये दोनों साथ आ गए। क्योंकि तो लठ का बात तो मुझे थोड़ी हैरानी, लठ का मतलब समझे, लठ का मतलब एम्पावरमेंट। समझ गया मैं। वो जो एम्पावरमेंट जो है, तेजस्वी आज भी वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी लैपटॉप लाठी की पार्टी है। वो अच्छा, लेकिन ये बताइए, कोई और कह दे कि लाठी हम दे दिए तो एम्पावरमेंट होता है? वो बताइए, गुंडागर्दी होता है। लाठी गुंडागर्दी है, कोई और कहता है? भाई एक सेकंड, बिहार में आप देखिए जातीय नरसंहारों का इतिहास था, और मारे कौन जाते थे आमतौर पर उस समय? बाद में नक्सली। ठीक है, लालू यादव ने उनको आप लाख गाली दे लीजिए, लेकिन 1995 के बाद बिहार में जातीय नरसंहार। एक कमेंट आपका इस पे, फिर मैं एक दूसरी खबर बताता हूं, क्योंकि एम्पावरमेंट मिला। जी नहीं, मतलब उन्होंने सिंबलाइज किया लाठी को एम्पावरमेंट के साथ, और उन्होंने एम्पावरमेंट जो लोग हुए उन्होंने उसको इस्तेमाल किया ताकत के लिए। दोनों बातें हैं इसमें, ठीक है। अब वहाँ पर किसको लाठी और लैपटॉप चलेगा या लैपटॉप और कुरान चलेगी? आजकल तो कुछ ना कुछ चलता ही है लैपटॉप के साथ, तो वो चल रहा है। लेकिन अखिलेश जी दोस्ती निभाने जा रहे हैं तो चाय तो पीते ही है ना, घर जाते हो तो चाय बिस्किट के लिए 2-4-5। और वो तेज प्रताप जी का तो मैसेज उन्होंने पहले दे ही दिया था अभी यार कि तेज प्रताप जी को वो दे सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिलना। तेज प्रताप को क्या अखिलेश जी ने नहीं, अखिलेश जी ने बात नहीं की थी, वीडियो कॉल पे बात नहीं हुई थी तेज प्रताप जी से कि हाँ क्या करना है, क्या आ रहे हैं हम। अच्छा, वो भी था कि क्या वो सपोर्ट, लालू जी मतलब वो लड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है कि 2-4-5 सीट के लिए कोशिश करेंगे। समझदारी भी है जी। सर, अखिलेश को कमलनाथ का वो बयान ध्यान रखना चाहिए, जब मध्य प्रदेश में सीट मांग रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, फिर वो तेजस्वी यही बोलेंगे जब सीटें मांगेगा तो ऐसे कहेंगे कौन अखिलेश वखिलेश। यहाँ तो हम ही यादव के नेता है, यहाँ तो हम सीटें देंगे नहीं। अरे पहले अच्छा आप इस बात का जवाब दीजिए, अखिलेश जी ने एक बात बताई है। अब मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग जैसे फैक्ट चेक राहुल गांधी का कर रहा है, ऐसे अखिलेश यादव का भी कर रहा है। इन्होंने कहा मैंने 18,000 एफिडेविट दिए वोट कटने के चुनाव आयोग को, यूपी के इलेक्शन के और बाई इलेक्शन के, उसका जवाब नहीं आया। अब चुनाव आयोग ने फिर कुछ एक डीएम ने कहीं जवाब दिया उनको कुछ एक जगहों पर, तो उन्होंने आज उसका गणित निकाला। 18,000 - 14, 17,986 कंप्लेंट बाकी। मतलब इतनी जुगाड़ लगाने के बाद भी वो कह रहे हैं 18,000 में से 14 का ही जवाब दे पाए। ये बात हुई थी कल यहाँ पर। निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव ने अभी पार्लियामेंट के सेशन में पत्रकारों को वो पूरी कॉपियां जो उन्होंने दी थी उसकी कॉपी दी कि भाई चुनाव आयोग जो कह रहा था कि हमें मिला नहीं है, तो उसकी एक कॉपी या तो चुनाव शपथ पत्र पे लिख के दे नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि अब जब अखिलेश यादव इस बात को जब उन्होंने उसको उठाया है तो चुनाव आयोग अब इसकी जांच कर रहा है। और ये 2022 का मामला भी है, और 2 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे उसको लेकर अखिलेश यादव ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अब मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग उसका जवाब देना शुरू किया, लेकिन अखिलेश यादव को लग रहा है कि इकट्ठा सब बहुत जल्दी मिले, तो ऐसा नहीं होता। सरकारी काम में समय लगेगा। जो सर एक सेकंड, जरा राज्यसभा एक बार आपको लेकर के चलते हैं। इस वक्त राज्यसभा में क्या हो रहा है देखते हैं। खत्म होने वाली प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री ए रहीम, श्री विकास रंजन भट्टाचार्य, डॉक्टर वी शिवादासन, श्री संतोष कुमार पी, श्री पीपी सुनील, श्री जोश के मनी, श्री त्रिचु शिवा, श्री अब्दुल वहाब,
Sri Harish Viren with instructions to report by the last day of the first week of the next session 269 of the Rajya Sabha. Parliamentary affairs. अपोजिशन का हंगामा की वजह से चर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। इतना इम्पोर्टेंट बिल समाज के लिए, युवाओं के लिए बना रहे हैं, फिर भी साथ नहीं दिया। तो हमारा जो माननीय सदस्य अपना बात रखना चाहता है तो अनुमति दे दीजिए। रिकॉर्ड में सपोर्ट, बिल के सपोर्ट में रखना चाहते हैं। 1 minute. With instructions to report by the last day of the first week of the next session 269 of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. John Britas, please. John Britas. Amendment. Those in favor will please say aye. Please say no. Please. आप इस तरह खड़े कर, प्लीज। I have already given you opportunity. Yes, Mike is there. Sir, I want to move the motion to protect this country from you, sir. I want to move. Those in favor will say aye. Those against will be say no. I think the noes have it, the amendment is negative. I shall now put the motion moved by Sri Ashwini Vaishnav to vote. The question is that promotion and regulation of online gaming bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Honorable members Dr. John Britas and Dr. V. Sivadasan have submitted amendments to clause 3, clause 6 to 8, clause 12 and 13, clause 15 to 19 and insertion of new clauses 19A and 19B and clause 1 of the bill. However, as members are not present, however, the members are present. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment, number 15 by Dr. V. Sivadasan. Dr. V. Sivadasan. Yes. Are you moving the amendment? Sir, Are you moving the amendment? My amendment is very important for protect the nation. Yes. So you please we move. should discuss properly the amendment. You move, please. And sir, so my request is the proper discussion. Or not? Yes or no? I ready. Moving or not? What Chori we will discuss. No, you are not going any court. So amendment you are not moving. Amendment you are not moving. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 and 5 stand part of the bill. There is those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 4 and 5 are adopted. Clause 6 stands part of the bill. There is one amendment. Clause 4 and 5 are adopted. Clause 6 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? Sir, they are butchering the debate. You are not moving. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are two amendments. Number 2 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? Yes or no? Mike, sir. Yes, Mike is there already. Yes or no? Sir, they are butchering the democracy. You are not moving.
question by Dr. B. Sivadasan. Are you moving or not? Camera. Sir. Are you moving or not? Sir. Yes or no? Sir. You are not moving. Sir, please. You are not moving. You are not moving. You have to tell only yes or no. I say now put 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There are 6 amendments. Number 3 to 6 by Dr. John Brittas. Are you moving the amendments? Mike, sir. Mike, sir. Are you moving or not? TV mein yes or no? I will from the TV. Yes or no? तो बड़ा महत्वपूर्ण बिल है जिस पर वोटिंग फिलहाल वहां चल रही है। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार बैन करने के लिए ये बिल लेकर के आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मदरसा शिक्षकों के कार्यक्रम में थे और यहां उन्होंने वो काम किया जो आज से तकरीबन 1.5-2 दशक पहले नरेंद्र मोदी ने कभी किया था। जालीदार टोपी पहनने से मना कर दिया, मतलब मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। उसकी तस्वीर सामने आई है। अब वहां जो मदरसा शिक्षक लोग पहुंचे थे उनमें से कोई एक व्यक्ति उनको टोपी पहनाना चाहता था, लेकिन नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। अब ये तस्वीर जो है आप देखिए कितनी अभी घूमेगी ये सियासी सर्कल्स में और इसके अलग अलग मायने भी निकाले जाएंगे। विपक्ष भी इस पर खूब एतराज करेगा। देखना यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या कहती है, नीतीश कुमार इस पर खुद क्या कहते हैं। कार्यक्रम था, मैं आपको फिर बता दूं, मदरसा शिक्षकों का, और यहाँ कुछ हंगामा भी हुआ है। ये लोग अपना कुछ ज्ञापन, कुछ मांगे लेकर के आए थे मुख्यमंत्री के सामने। ये देखिए नीतीश कुमार जो है वो इनके बीच में है। एक व्यक्ति टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने उल्टा उनको दूसरी टोपी पहना दी। वही टोपी पहना, जालीदार टोपी नहीं है ये। बात तो वही, ये मंत्री है जमा खान, ये टोपी पहना रहे थे नीतीश कुमार ने, लेकिन पहनी नहीं, उनके सर पर वापस रख दी। ये बड़ा दिलचस्प है कि यही नीतीश कुमार है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी थी 2013 में, ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इनकी पार्टी का अधिवेशन हुआ था और उसके बाद इनको जब टोपी पहनाई, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा था कि राजनीति में टोपी भी पहननी पड़ती है और तिलक भी लगाना पड़ता है, और इन्होंने टोपी पहनी थी। आज जो टोपी उतार रहे हैं तो कहते हैं ना, ये संगति जो है ना जी, उसका बड़ा असर होता है। उसमें दूसरी संगति में थे, आज दूसरी संगति में। लेकिन सर एक चीज तो इसी में और जुड़ती है ना कि टोपी पहननी होती, तिलक भी लगाना होता है और मौका पड़ने पर टोपी पहनाना भी होता है। उन्होंने टोपी पहनाई है, उतारी नहीं है। कोई ऐसा काम तो नहीं किया, उन्होंने पहना दिया, भाई सामने वाले का सम्मान किया। नहीं, लेकिन देखिए ये किसी के लिए बहुत सामान्य सी चीज ये हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो इसके बहुत बड़े मायने निकलते हैं ना। होते हैं ना पॉलिटिक्स। बिल्कुल ऑप्टिक्स है, सब उनको मालूम होगा नीतीश कुमार को, भाई ये व्यक्ति मुझे टोपी पहना रहा है और मैं अगर इनकार करता हूँ, नहीं पहनता हूँ तो बात बनेगी। फिर भी ये बिल्कुल डेलिबरेट है, ये बिल्कुल ठीक जानबूझ के। मैं इसको ये मान रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति का सम्मान किया है। जहां तक रही बात, क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वो वाली मुस्लिम टोपी भी नहीं, ये टोपी नहीं है, ये वो धार्मिक टोपी नहीं जो जालीदार मुस्लिम जो टोपी होती है वो जालीदार, ये सामान्य टोपी जिसको बहुत लोग पहनते हैं। मतलब ये कम से कम उस तरह का नहीं। लेकिन हाँ, चुनाव का समय है, मुसलमान ने पहनाई है, मुसलमान को पहनने की बजाय पहना दिया है तो चर्चा होगी। विजय जी, ये पहनाई है पहनी है नहीं, उन्होंने तो पहन लिया है, बीजेपी ने पहना दिया उनको टोपी पहले ही। अब उसके बाद कौन सी टोपी पहनाई है? जो पहन के बैठे हुए हैं। अब उसके बाद और टोपी पहनने की जगह बची नहीं है नीतीश कुमार जी के पास। और ये इतना आसान नहीं है कि हम इसको ऐसे छोड़ दें कि उन्होंने पहना दी कि नहीं पहनाई दूसरे को। इस ऑप्टिक्स का मतलब है, और मतलब कोई उन्होंने अनजाने में किया ऐसा भी नहीं है। नीतीश कुमार जी वो जान रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं आजकल नीतीश जी को कुछ पता नहीं रहता। हाँ, ऐसा नहीं है। नीतीश जी को जानकर और उन्होंने उसको उस तरह से किया, एक थोड़ी सी समझदारी की, उस टोपी को उन्होंने दूसरे को पहना दिया। लेकिन इस ऑप्टिक्स की आप पॉलिटिकल सर्कल में, बीजेपी के पॉलिटिकल सर्कल में थोड़े दिनों में चर्चा देखेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ती है बात। लेकिन ये साफ है ना, क्योंकि उनको पता पड़ गया कि पिछले बार भी कोई उनको वोट मिला नहीं था वहां से, मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिल रहा, और अब तो जो भी मिलना था वो भी खत्म हो गया, उनको चांसेस कम है, इसलिए उन्होंने वो टोपी वहां से उधर। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से सरकार के साथ रहे। पार्लियामेंट में बड़े जोरदार भाषण उनकी पार्टी के सांसद ने दिए। बिहार में इनकी अपनी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे पार्टी, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला वक्फ बिल के ऊपर। इतना एतराज के बावजूद इनके खिलाफ रैलियां हुई, प्रदर्शन हुए, और उसके बाद ये, तो अगर मान ले आपको मालूम है कि भाई इस समाज में मेरे लिए जो है फिलहाल एक विरोध चल रहा है, तो इसलिए उसके यहाँ तो फिर और कॉशियस होना चाहिए था उनको। आप लोग कह रहे हैं जाली वाली टोपी भी नहीं है तो इसमें पहनने में कोई हर्ज भी नहीं था, पहन लेते, लेकिन फिर भी ये टोपी भी नहीं पहनी, क्या मतलब है इसके?
देखिए, अब नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब नीतीश कुमार रैली में गाड़ी पर थे तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह का उन्होंने हाथ में लिया था, तो तभी तय हो गया था कि अब मतलब नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति बिहार के अंदर कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अमित शाह जी जब भूमि पूजन करने गए थे मंदिर का, उस समय भी नीतीश कुमार वहां पे बैठे हुए थे वहां पे। बिल्कुल बैठे। तो अब नीतीश कुमार की जो पुरानी राजनीति जो छवि थी कि भाई बहुत सेकुलर है और जिस तरीके से उनको राजनीति के रूप में पहचाने जाते थे, वो चला गया और उन्होंने अपना पक्ष बहुत स्ट्रांगली तय कर लिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है उसी राजनीति में आगे बढ़ना है। अब मैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के भी अलग नीतीश कुमार दिखते थे कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कई मामलों पर नीतीश कुमार का स्टैंड अलग होगा, वो अब खत्म हो गया है। अब पूरी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार का, नीतीश कुमार की पार्टी का स्टीयरिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कठपुतली है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी वहां तय कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो। सरकार और संगठन नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक ताकत की बात अपनी अलग है। मैं अपने आप को मैं कहां खड़ा हूं ये तो मैं तय करूंगा ना। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि अब सेकुलर खेमे में नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर होता तो वक्त बिल पे कुछ तो बात करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से ललन सिंह का भाषण रहा है, जिस तरीके से ललन सिंह ने इस बात की बात की है, अब यह तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग मर्ज होने के स्टेज पे चली गई है। अब अलग अस्तित्व का मुझे कहीं नजर नहीं आता कि नीतीश कुमार की पार्टी को कोई अलग आपकी बात से तो लग रहा है कि अगर ये टोपी पहन लेते तो आपको आश्चर्य होता। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें एक चीज बार बार कही जाए, हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार कोई मुसलमानों से, मुसलमान कौन सा नीतीश, सब कुछ तो मुसलमानों के लिए, क्या नीतीश कुमार को मुसलमानों ने क्या दिया, ये भी बड़ा सवाल है। वोट दिया कि नहीं दिया ना, नहीं दिया। जो आंकड़े हैं वो बहुत नॉमिनल 10% के आसपास वोट मिलता है। आप अगर इतना कुछ करके भी 20 साल की जो नीतीश जी की सरकार रही, आप वहां जाइए तो जो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उसके बगल अरबी फारसी की बिल्डिंग उससे दोगुना। अब इंतजार कीजिए तेजस्वी यादव इस मामले पर क्या कहते हैं। वैसे इसी कार्यक्रम में कुछ और आपको बता दूं, नीतीश कुमार के सामने मदरसा शिक्षकों ने हंगामा भी खूब किया। पटना के बापू सभागार का मामला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां अल्पसंख्यकों से संवाद करने और अपनी सरकार के कामों से उनको अवगत कराने के लिए आए थे और इसी दौरान मदरसा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। शिक्षकों का हंगामा उनके पेंडिंग वेतन को लेकर के था। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री आज उनका ये पेंडिंग वेतन जारी कर दें। सीएम नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के 100वीं वर्षगांठ के लिए इस कार्यक्रम में आए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे और यहाँ नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि पहले की सरकार में कोई काम नहीं होता था। 2005 से पहले तो मुसलमानों का और भी बुरा हाल था। तो जो बात आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार, पहले तो ये हंगामा देख लीजिए, मंच पे नीतीश कुमार हैं और सामने नारे लग रहे हैं। ये मदरसे के शिक्षक हैं लोग। नीतीश कुमार आगे भी आए कि भाई देखिए बताइए क्या बात है। इनके हाथों में कागज था तो वो शायद कागज मांग रहे हैं कि इनसे कागज लेकर के मुझे दे दीजिए। ये देखिए, तो फिर इन्होंने कागज मंगवाया उनसे। ये लोग अपना एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, उनको मांग पत्र कोई देना चाह रहे थे, इसी को लेकर नारेबाजी। ले लिया मांग पत्र। जी, अब बात वही सवाल अब जो त्रिपाठी जी ने कहा, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या किया और मुसलमानों ने नीतीश कुमार को क्या दिया। विजय जी, नहीं मतलब अभी तो ये साफ है ना, मुसलमानों के लिए बहुत किया, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार खड़े ही रहे, बल्कि उनकी एक सेक्युलर छवि हमेशा ही रही और वही छवि कभी कभी उनको बाधा करती रही, थोड़ा सा परेशान करती रही बीजेपी के साथ जाने के लिए भी कई बार। लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ से उस सड़क से बदल गए, प्लेटफॉर्म बदल लिया उन्होंने। और अब ये कहा जा सकता है कि वोट नहीं दे रहे। यदि आप ऐसे ही राजनीति करते हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे, तो फिर ठीक है बात कि भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी, ये हो सकता है। लेकिन फैक्ट है कि उनको मुसलमानों का वोट लगातार शिकायत भी की इस बात की कई जगहों पर कि हमको वोट नहीं देता। नीतीश कुमार को इतनी चिंता थी मुसलमानों वोट की कि 2014 में आप दीजिए प्रधानमंत्री मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना था, उसके बाद बिहार में किस तरीके से खाने की थाली खींच ली थी, सबको खाने पे बुलाया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना भोज कैंसिल कर दिया था कि नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के पोस्टर लग गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्यों लगाए मेरे पोस्टर। तो नीतीश कुमार तो अपनी छवि के लिए बहुत सजग रहे थे। 5 करोड़ रुपए था, वो पैसा नहीं लिया। रिलीफ गुजरात सरकार ने जो दिया था। वहां से यहाँ बड़ा लंबा सफर तय कर लिया है नीतीश कुमार ने। अगली खबर पर बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ और उन पर हुए इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। रेखा गुप्ता को अब Z कैटेगरी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले होगी। सीआरपीएफ के जवान उनकी क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात रहेंगे।
अब इस हमले की हर एंगल से जांच हो रही है कि क्या इसमें कोई साजिश भी थी। आरोपी राजेश खिमजी, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, उससे आईबी समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही है। उसे पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। कल जन सुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सकरिया ने रेखा गुप्ता पर हमला किया था। इस दौरान रेखा गुप्ता के चेहरे, सर और हाथ पर चोट आई। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अब उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता के हमलावर खिमजी को कल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उसे 5 दिन की रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। लेकिन अब जो कुछ विवरण आ रहे हैं, क्योंकि वहां कैमरा तो था नहीं जहां ये सारी घटना हुई है, जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया और जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं बाहर आकर, जो रेखा गुप्ता से मिले हैं, वो जो बताते हैं वो तो वाकई बहुत आश्चर्य में डालने वाला और ऐसे समझ में ना आने वाली बात है। एक मुख्यमंत्री, उसके सामने एक व्यक्ति पहले गया, खबरों में छपा कि उसने वहां खड़े होकर पहले गाली गलौज शुरू कर दी, अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के खींचा, मुख्यमंत्री का सर मेज से टकराया। यह भी कहा जा रहा है कि उसने बाल पकड़ने की भी कोशिश की, काफी धक्का मुक्की वहां पर हुई। और इस बीच ये सब कुछ 150 लोगों के सामने हुआ। सुरक्षा कर्मी उनके वहां पर मौजूद रहे होंगे। अब ये जितनी भी देर चलाओ, 20 सेकंड की, एक अखबार में तो लिखा था 1.5 मिनट तक सब कुछ चलता रहा। अब ऐसा अगर मुमकिन है तो फिर तो सिक्योरिटी वहां क्या कर रही थी, इस पर भी सवाल उठेंगे। शायद इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा भी दी गई है। मनोज तिवारी जो सांसद हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुलाकात की रेखा गुप्ता से, सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने मुलाकात की उनसे। एक 1.25 मिनट तक वो बिल्कुल उसको सिक्योरिटी को भी अलग करने में समय लगा, तो उसमें वो, तो मुझे भी लगता है कि ये निश्चित रूप से साजिश के तहत है। हम सारी कड़ियों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अचानक मिलने आएगा, अगर किसी बात पे उसको एनॉयड है, नाराज है, तो तुरंत होगा। वो पहले से घर जाएगा, वहाँ की रेकी करेगा, सीएम आवास की रेकी करेगा, पहले घूम टहल के जाएगा, गुजरात से दिल्ली आएगा। दिल्ली का कोई व्यक्ति तो इस तरह के विरोध का स्वर नहीं उठाया, उसका तो हमेशा इस सरकार के समर्थन में स्वर है। तो गुजरात से आकर के एक व्यक्ति का इस तरह हमला करना। आपको इस हमले की पूरी टाइमलाइन हम एक बार बता देते हैं। आरोपी राजेश खिमजी से पूछताछ में कई बातें पता चली हैं। एक तो ये गुजरात के राजकोट से है और 17 अगस्त को पहले ये अहमदाबाद गया, वहां से इसने इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस में सवार होकर उज्जैन तक का सफर तय किया। फिर इसने महाकाल के दर्शन किए, कुछ और मंदिरों में भी गया। 18 अगस्त की शाम को 6:30 बजे इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस पकड़कर ये दिल्ली आ गया। 19 की सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ये एक ऑटो रिक्शा से कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गया, वहां दर्शन किए। फिर उसके बाद किसी काम से करोल बाग गया। फिर वहां से इसने मेट्रो पकड़ी, सुबह 11 बजे ये शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन पहुंचा। फिर इसने 50 रुपए में एक रिक्शा किया और वहां से रेखा गुप्ता के निजी आवास पर गया। रिक्शा चालक को पैसे देने के बाद इसने किसी से मोबाइल फोन पर बात की। फिर मुख्यमंत्री आवास के बाहर के हिस्से का वीडियो बनाकर के किसी को भेजा और कुछ देर के अंदर जाकर इसने मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी से बात की और अंदर का भी वीडियो बनाया। मुख्यमंत्री कार्यालय में उसे बताया गया कि अगले दिन सुबह 8 बजे जन सुनवाई में उसकी मुलाकात सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से हो सकती है। तब मुलाकाती पर्ची बनवाकर ये कश्मीरी गेट गया। फिर वहां उसने एक रैन बसेरे में जाकर पता किया ठिकाना सोने का। रैन बसेरे में एक मौजूद व्यक्ति ने उसे सिविल लाइंस में ही गुजराती समाज भवन जाने की सलाह दी थी। फिर ये वहां चला गया, रात भर वहीं रहा और बुधवार सुबह पैदल मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पहुंच गया। मुख्यमंत्री के सामने बैठा और फिर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस राजेश खिमजी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की है। इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं, जिनमें 4 में बरी हो चुका है। पुलिस का मानना है कि इस हमले के पीछे के असल मकसद का पता लगाने के लिए इसकी हर मूवमेंट को समझना होगा। इसके ऊपर शराब तस्करी के भी केस हैं, मारपीट के भी केस हैं। कई बार जो है पुलिस से इसका आमना सामना इस व्यक्ति का हो चुका है। लेकिन अब जो ये मनोज तिवारी कह रहे थे 1-1.25 मिनट तक सब कुछ चलता रहा, सर थोड़ा सा अनबिलीवेबल सी बात है ये। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हुआ होगा जरूर, लेकिन कैसे किसी चीफ मिनिस्टर को 1-1.25 मिनट तक कोई आदमी पकड़कर उनके साथ इस किस्म का बर्ताव कर सकता है? समीर जी।
निश्चित रूप से ये 1.25 मिनट का अगर सांसद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो निश्चित चिंता का विषय है। और ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री अकेली होगी वहां पर और वो सिर्फ अकेला होगा, सुरक्षा कर्मी होंगे और भी लोग वहां पर 150 लोग थे। 150 लोग होंगे। और सुरक्षा कर्मी में महिला सुरक्षा कर्मी जो उनके साथ रहती है हमेशा, तो 1.5 मिनट का समय मुझे लगता है बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर 15-20 सेकंड भी, अगर 25 सेकंड भी रहा होगा, तो निश्चित रूप से सुरक्षा की बहुत बड़ी गलती है कि सुरक्षा कर्मियों का काम क्या होता है? उनका तो यही काम होता है ना कि मुख्यमंत्री या जिसकी सुरक्षा में वो तैनात है, उसके पास कोई अगर व्यक्ति आ रहा है, उसके मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखे, और जरा भी आपको लगे कि ये सस्पिशियस मूवमेंट इसका होने वाला है, तो तुरंत उसको आप अरेस्ट कर लेते हैं या उसके बीच में आ जाते हैं। इतना बड़ा होने के बाद भी सुरक्षा कर्मी की नजर नहीं आए, उसके बाद मतलब मुख्यमंत्री के बाल पकड़े, हाथ पकड़ के खींचा, बाल खींचे, गिरा दिया, मतलब कुछ चोट लगी है, इतना होना मुझे लगता है ये बहुत सुरक्षा की लापरवाही है। अब ये अभी दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या पूरा मामला हुआ है। कल रेखा गुप्ता ने जो ट्वीट किया इस पूरे मामले पर, उसको पढ़ के ही लगता है कि मामला बहुत बड़ा था। नहीं तो कोई नेता ऐसी बात लिखता नहीं, वो भी मुख्यमंत्री। उन्होंने लिखा कि सुनवाई के दौरान मुझ पर हमला हुआ, मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा, जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया हमला। आगे उन्होंने लिखा, स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद में सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस। पुलिस को तो बयान देना चाहिए ना, मंत्री का कहना कि मैं सदमे में थी हमले के बाद। नहीं, इसमें गंभीर मसला तो है ही है कि चिंता होनी चाहिए, क्या जांच हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन 2-3 चीजें मुझे समझ नहीं आती। 1.25 मिनट सुरक्षाकर्मी की तो हम बात कर ही सकते हैं, लेकिन लोग भी 150 लोग मौजूद हैं, उनके सामने कोई मुख्यमंत्री को, किसी आम आदमी के साथ भी कोई झगड़ा करता है तो कोई ऐसे तो नहीं रहता। और दूसरी बात, ये बात तो मुझे तो कम समझ में आ रही है, हो सकता है कैसे होता है, क्योंकि मैं तो मुझे कभी बुलाया नहीं गया मुख्यमंत्री आवास पर या ऐसी जगह पर, लेकिन वहाँ CCTV भी होता होगा। और जन सुनवाई आम तौर पर सरकारों की PR एक्सरसाइज होती है, मतलब पार्ट ऑफ PR एक्सरसाइज होती है। PR एक्सरसाइज के लिए जन सुनवाई नहीं कर रहे हूँ, लेकिन जन सुनवाई को PR एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनकी मीडिया टीम होती है नॉर्मली, मैंने देखा उस पर लिखा होता है दिल्ली मीडिया टीम। अभी कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी थी, तो वो दिल्ली मीडिया टीम उनकी सरकार की वहाँ पर मौजूद थी, वो होते हैं। और जनरल न्यूज वाले मीडिया वाले लोग भी होते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़िए, या तो सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, या जो भी लोग उनकी सुरक्षा में, उन्होंने अभी वो वीडियो रिलीज नहीं किया। रिलीज ही नहीं किया होगा सर। हाँ, इसमें ये समझना कि नहीं है वीडियो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय मैं समझ रहा हूँ। और दिल्ली वालों के लिए भी कि कोई उनकी मुख्यमंत्री को कोई सामने कुछ कर रहा हो और कोई एक्शन नहीं लो, कोई भी कोई आम आदमी भी हो, मुख्यमंत्री को छोड़िए। वाकया ही याद नहीं आ रहा कि कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो गया। मुख्यमंत्री सोचिए, आप सड़क पर भी कोई होता है, कोई किसी को मतलब परेशान करेगा तो लोग रोक के पकड़ ही लेते हैं। जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आए, उन्होंने कहा कि हम लोग बाग वहां डर गए और एक अफरा तफरी मच गई, भागने लगे लोग। उनको लगा कि जो आदमी मुख्यमंत्री को पकड़ सकता है, कोई के पास कोई गन वन ना हो, कुछ ना हो, तो सिक्योरिटी वाले लोग तो होते हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर कोई हमलावर हो जाए और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अगर सिक्योरिटी उनकी काम नहीं कर रही, तो उन सबको अभी तुरंत दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस को बर्खास्त करना चाहिए। इससे कम का मसला नहीं। हाँ। क्योंकि आप जब कहते हैं ना, डर कौन जाएगा, डर जाएगा सामान्य व्यक्ति जो वहां गया होगा सुनवाई के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो भी लोग थे, और ये तो मेरे लिए एकदम अपच है कि 1 मिनट 1.25 मिनट कोई मुख्यमंत्री को गिरा देगा, या उसके ऊपर पहुंच गया, या वो बाल पकड़ लिया, या वो उसको धक्का दे दिया, किसी भी तरह से वो संभव नहीं है। मतलब मैं ये मान ही नहीं सकता, कल से मेरी समझ नहीं आ रहा। और अगर वीडियो नहीं है तो ये तो फिर अनर्थ है आज के समय में कि जहां मुख्यमंत्री वहां का वीडियो नहीं है, और अगर वीडियो है उसको जारी नहीं किया, तो ये चिंता की बात है कि आखिर क्या ऐसा कितना खतरनाक वो आदमी था। और फिर मैं कह रहा हूं देखो कि उसको जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि सामने जो प्रोटेक्टी है उसके से मिलने जो आ रहा है, उसका भाव देख के वो एक्ट करते हैं। एक्शन तो बात की बात है, अगर उनको नजरों से ही समझ लेते हैं कि आदमी किस लिए आया है, यही। अब इसमें सर परिवर्तन ये कर दिया गया है कि अब उनके नजदीक कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। एक तो सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी गई है ना कि और अब ये दूरी बढ़ जाती है। अब ये कर दिया गया है कि जो आएंगे उनसे मिलने के लिए उनका कागज लिया और वो उनको जाकर दे दिया जाएगा दूर से, आप उनके नजदीक नहीं जा पाएंगे। और ठीक है, ये तो अब करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे सुनवाई नहीं होती, उसकी तसल्ली नहीं होती, आदमी को लगता है कि मुख्यमंत्री। लेकिन अब ये सर ऐसी घटना हो जाए किसी वीवीआईपी के साथ, तो ये तो सिक्योरिटी वाले खुद ही कर देते हैं। अब मैं आपको बता रहा था एक खबर बिहार की जो रह गई बात करना, तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव अपने भाई, छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए पहले तो चिंता करते थे, अब उनके लिए चिंता पैदा कर रहे हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी और इतनी सीटों पर आरजेडी को डैमेज करके तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया गया था।
अब उनके ओवैसी कह रहे हैं मैं एक गठबंधन बनाऊंगा। अब उसमें अगर भाई तेज प्रताप यादव शामिल हो जाएंगे तो आप समझिए कि फिर इसका क्या अंजाम हो सकता है। तेज प्रताप यादव AIMIM में किस हैसियत से जाते हैं, कोई सीटों का बंटवारा होगा, ये सब अभी आगे की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको RJD का टिकट नहीं मिलता, तेजस्वी यादव जिसको नहीं देते टिकट, कोई ऐसे बहुत सारे बागी हर चुनाव में खड़े होते हैं, तो उनके पास अब तेज प्रताप का प्लेटफॉर्म होगा। यादव वोट, मुस्लिम वोट खास तौर पर, क्या कि कुछ भी जितना वोट भी खींच पाए तेज प्रताप यादव, सीधा नुकसान वो किसका करेंगे? तेजस्वी यादव का, अपने भाई का। अब ये तो एक खबर आप बता रहे थे ना कल मुझे कि किसी एक पार्टी का सिंबल वो शायद जनशक्ति जनता पार्टी, जनशक्ति जनता पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन था, हाँ, उसका तेज प्रताप ने वो ले लिया है। मतलब उनके उसके सिंबल पर लड़ेंगे वो चुनाव। अब तेज प्रताप की पार्टी बनने जा रही है, उस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और उस पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे और उस पार्टी के सिंबल पे दूसरे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। जो 4 दलों के साथ पहले उन्होंने बातचीत कर ली है, वो भी उसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ओबीसी से इनकी बातचीत चल रही है। ये बात तो ठीक है कि ओवैसी से बात चली कि भाई बहुत कोई प्लेयर तो नहीं है बिहार के इलेक्शन में, लेकिन चुनाव में कुछ भी वोट खींचा तो खींचेंगे तो अपने भाई का ही। लालू के बेटे हैं, यादव परिवार से है, एक पहचान तो उनकी है ही। और निश्चित रूप से अगर वो किसी यादव के खिलाफ यादव उम्मीदवार उतारते हैं तो वहां का अगर प्रभावशाली यादव होगा तो कम से कम 10, 15, 20 हजार, 5 हजार वोट काटेगा। तो नुकसान तो RJD का ही होना है ना, यादव वोट काटना है। मार्जिनल होगा ना, वहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, 1500 वोट का फर्क पड़ना है, वहां इस तरह का गठबंधन नुकसान पहुंचाता है। जहां मान लीजिए कोई 25,000 से जीत रहा है, ठीक है, तो वहां नहीं होगा नुकसान। लेकिन जहां मार्जिनल हार जीत का मसला होगा, वहां तेज प्रताप जो भी वोट खींचेंगे वो RJD का ही खींचेंगे, वहां गठबंधन का ही खींचेंगे। जो भी लालू परिवार के बदौलत उनको वोट मिल सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा असर होता नहीं है। शिवपाल यादव का हम लोग असर देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में, मनप्रीत बादल का हम पंजाब में देख चुके हैं, अलागिरी का हम तमिलनाडु में देख चुके हैं, और ये जो है अपना जो है क्या कहते हैं अभी राज ठाकरे का महाराष्ट्र में देख चुके हैं। आप कह रहे हैं अगर क्लोज इलेक्शन हुआ, क्लोज इलेक्शन में ये नुकसान हो सकता है। अब देखिए लालू यादव जो है अपने बड़े चिराग को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज कहानी कुर्सी में इतना ही। विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।